गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे, घरों से निकलने की तैयारी हो रही होगी या निकल चुके होंगे और ऑफिस भी पहुंच चुके होंगे हमारी तरह। बिल्कुल। आयत और उसका तर्जुमा और फिर हम बाकायदा तौर पर अपने पहले सेगमेंट का आगाज करते हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को एक उम्दा अंदाज में पैदा किया। और उम्दा अंदाज से मुराद ये है कि एतदाल और तवाज़ुन से पैदा किया और इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई, इसीलिए इसका नाम अशरफुल मखलूक़ात रखा। इसीलिए अपने इम्पोर्टेंस को समझें और लोगों को भी उसी तरीके से इम्पोर्टेंस दें, दूसरे के भी उसी तरीके से इज़्ज़त और ख्याल करें जिस तरीके से आप इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं जी। पीएसएल का बुखार दोबारा से शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक बार फिर से रंगारंग तकरीब का इनाकाद किया गया कल मुल्तान में। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि फाइनली हम लोग ड्राइंग रूम सिटीज इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से निकल के मुख्तलिफ बाकी सिटीज में भी जाना शुरू हुआ। हाँ, यानी जनूबी पंजाब में भी अब जो है वो क्रिकेट को हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है नजम? मुझे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इसलिए पसंद है, आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, मुझे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड पसंद है और 2 दफा की तो फातेह भी है। और उम्मीद की जाती है कि इस दफा भी बहुत तगड़े किस्म का कॉम्बिनेशन है, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन के साथ इस्लामाबाद की टीम उतर रही है। सो दुआ है कि इस्लामाबाद की टीम जीते, बाकी जो भी टीम जीते, एक हेल्दी क्रिकेट हो, एक हेल्दी कंपटीशन और ये जो जबरदस्त सा इवेंट था नजम, ये बड़ी रंगारंग खूबसूरत तकरीब थी। इसमें कुछ गाने भी थे, इसमें बहुत जबरदस्त चीजें थी, बड़ी रानाइयाँ थी, रंगीनियाँ थी, आतिशबाजी थी बड़ी खूबसूरत किस्म की जो हमने देखी। और क्या कुछ था ये सारी डिटेल्स मैं शेयर कर दूं। हम आज टिकट्स की भी वैसे बात करने वाले हैं कि अगर आपको टिकट चाहिए तो कितने पैसों में मिलेगी, इसके अलावा क्या कुछ होगा, कौन सी टीमों के मैचेस होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है अगर कल की तकरीब की डिटेल में ना जाए तो ये बड़ी ज्यादती होगी। तो पैकेज की डिटेल्स देख लेते हैं। ज़िशान क़य्यूम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सबकी पसंदीदा क्रिकेट लीग का आगाज कौमी तराने से हुआ। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने इस मौके पर कहा कि पीएसएल का सफर दुबई में शुरू हुआ, जो लाहौर और कराची से होता हुआ मुल्तान पहुंचा है। अगले साल पीएसएल को कोयटा और पेशावर भी ले जाएंगे। स्टेडियम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसने समा बांध दिया। आयमा बेग और साहर अली बगा ने अपनी आवाज का जादू जगाया। दी कॉलोनी ने भी अपनी परफॉर्मेंस से खूब दाद समेटी। शायगिल, आसिम अजहर और फारिस शफी ने पीएसएल 8 का तराना गाया तो पूरा स्टेडियम झूम उठा। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और ये थी जी रंगारंग तकरीब, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वैसे बहुत सारी बात होती है पीएसएल के एंथम की, तो इस दफा का एंथम आपको कैसा लगा? मुझे एंथम असली वाला बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आपने वो चाहत फतेह अली खान बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे, अगर आपने उनको सुना है तो फिर तो आपको ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे चाहत फतेह अली खान हो, चाहे राहत फतेह अली खान हो। देखिए, राहत फतेह अली खान तो एक नाम है, एक मकाम है उनका, लेकिन चाहत फतेह अली खान का ऑन लाइटर नोट वो एक अच्छे एंटरटेनमेंट। इस दफा मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने फारिस शफी का कॉम्बिनेशन रखा है, इसमें शेगिल का कॉम्बिनेशन रखा है। जरा जेंजी कल्चर के लिए भी ना थोड़ा सा मवाद यहाँ पर मौजूद है। और कल के इवेंट को मैंने आपको पता है इतने गौर से क्यों देखा कि उसमें साहिर अली बग्गा थे और आयमा बेग, मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन। और इतनी खूबसूरत आवाजें, इतने बड़े नाम, और साहिर अली बग्गा जिस गाने को गा लेना, मैं कहती हूँ कि वो गाना, वो नगमा, वो एंथम अमर हो जाता है। वो उनसे बेहतर कोई गा ही नहीं सकता। तो कल के मैच में जी जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट में देखा कि लास्ट पीएसएल में फाइनल में मुकाबला भी मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान में हुआ,
हुआ जिसको लाहौर कलंदर ने जीता, और कल पहला मैच भी लाहौर कलंदर दोबारा से जीत गई है। जबरदस्त, और 176 रन से गालिबन लाहौर कलंदर्स ने मैच जीता, और मुल्तान के 174 स्कोर था उनका, सिर्फ 2 रन से सिर्फ वो रह गए। लेकिन देखिए कितना क्लोज मैच था, कितना सनसनीखेज मैच था पहले ही, तो आगे वाले मुकाबले इमेजिन करें कि उनमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। क्रिकेट में यही होता है, क्रिकेट में आखिरी गेंद तक जो है ना वो गेम चलती है, और पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि लाहौर कलंदर बहुत अच्छा खेल रही है और मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आ रही थी जब बॉलिंग ऑर्डर उनका हम लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद जब सिचुएशन देखी कि बैटिंग में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और 2 रन से, सिर्फ 2 रन से जो है ना वो हार, सिर्फ 2 रन से। देखिए 2 रन बड़े मैटर करते हैं, और अगर एग्जैक्टली आपका एग्जाम हो रहा है तो 2 नंबर भी बड़े मैटर करते हैं, फेल हो सकते हैं 2 नंबरों से, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनीवेज, क्या आपने टिकट खरीद लिया? नहीं, टिकट मैंने नहीं खरीदा, और टिकट के हवाले से अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं खरीदा, क्योंकि मुल्तान में सिर्फ और सिर्फ इवेंट नहीं है, रावलपिंडी भी मूव करना है, लाहौर भी मूव करना है, तो आप इस्लामाबाद वाले टिकट लेंगे? ऑब्वियसली हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, छुट्टी करके लाहौर तो जा नहीं सकते करीब तरीन, तो इसलिए हम लोग इस्लामाबाद में ही देखेंगे। और टिकट्स की तफसील जो है वो आप लोगों को बताते चलते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के लाहौर और रावलपिंडी के टिकट्स की तफसील जारी कर दी है, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि कम से कम कीमत 650 रुपये है और ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपये रखी गई। सिर्फ 18,000 नहीं है नजम, इससे ज्यादा वाली टिकट भी है। 15,000 रुपए से लेके 22,000 रुपए की कीमत तक टिकट फरोख्त हो रही है। तो आपने भाई डिसाइड करना है कि आपने कौन सा वाला मैच देखना है, कहाँ बैठ के देखना है। और वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है, तो आप जितनी महंगी टिकट खरीदेंगे उतना ज्यादा एंजॉय करेंगे। हो सकता है कमेंटेटर्स के साथ आपको बैठने का मौका मिल जाए, हो सकता है कि आप इतना क्लोज हो कि आपको हर बार उड़ती हुई लहराती हुई नजर आ रही हो। तो क्रिकेट देखने के लिए जो क्रिकेट लवर्स हैं, मैं और नजम तो शायद नहीं है इतने, लेकिन जो थोड़े थोड़े से हैं, हमें इतना इंटरेस्ट होता है कि क्या चल रहा है। सीन ये है ना कि जब पीएसएल आता है या वर्ल्ड कप आता है तो आपको ऑटोमेटिकली एक जज्बा जागना शुरू हो जाता है। जब हर चीज जो है आगे पीछे आपके इसी तरीके से इसी डिस्कस हो रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि रावलपिंडी में जो होने वाले मैचेस हैं उनमें कम से कम कीमत 1,900 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 18,000 है, और जो लाहौर में हो रहे हैं मैचेस उनकी भी कीमत 1,900 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा है 18,000। और वैसे मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि जो ज्यादा महंगी टिकट लेगा ना उसको शायद चाय कॉफी भी मिल जाए स्टेडियम में, यू नेवर नो, कि कुछ खाने पीने के लिए पॉपकॉर्न्स मिल जाए, कोई फ्राइज वगैरह मिल जाए, आपकी खिदमत तवाज़ु की जाए। स्पेशल वीआईपी एरिया होता है। तो टिकट्स के हवाले से तो हम लोगों ने बात कर दी। अब टिकट्स खरीद के जो लोग जा रहे हैं सलमा मैच देखने के लिए, एट द एंड ऑफ कोई टीम एक फातेह करार दी जाएगी, और इनामात भी तकसीम होंगे। और इनामी रकम जो है ना, मैं वो जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए ले रही थी कि पता लगे ना भाई जो जीतता है उसको क्या मिलता है। बहुत पैसे मिलते हैं। एक तो 24 कैरेट सोने की ट्रॉफी बताई जा रही है, पहले मुझे पता चला था 25 कैरेट है, तो मेरे लिए हैरानी की बात है 24 हो या 25 हो, एक तो सोने की ट्रॉफी होगी। अब वो जाहिर है वो तो एक सिंबल होता है ना, आपकी अचीवमेंट है वो तो एक ऐसी निशानी है कि जो आपको हमेशा याद रहता है कि आपकी टीम ने जीता था। लेकिन इसके साथ साथ 12 करोड़ रुपए की इनामी रकम भी जो है वो जीतने वाली टीम को मिलेगी, और रनर अप टीम भी घाटे में नहीं रहेगी। 4 करोड़ 80 लाख रुपए रनर क्या बात है जी। लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट सीजन में तकरीबन 8 करोड़ जीतने वाली टीम को, रनर अप टीम को 3 करोड़। तो इस दफा इनामी रकम ज्यादा हो गई है। सो जिस तरीके से हम लोगों की इंडस्ट्री बढ़ रही है, हम लोगों की जिस तरीके से क्रिकेट आगे बढ़ रही है, हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक बेटर इमेज पाकिस्तान के सामने आ रही है, उसी तरीके से इनामी रकम भी ज्यादा से ज्यादा हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बने, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेटर्स हमारे मुल्क में सामने। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ना बहुत अच्छे से मुजाहिरा इंशाल्लाह हमें पीएसएल में देखने को मिलेगा। और लास्ट पीएसएल के हवाले से थोड़ी सी और बात हम लोग करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। तकरीबन 34 मैचेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इस वक्त, और टीम्स जिस तरीके से हम सबको पता है, लेकिन एक दफा फिर से रिकॉल करवाते चलें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पेशावर ज़ल्मी है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, कराची किंग्स है, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स भी शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तकरीबन अब तक सबसे ज्यादा कामयाब टीम रही है, इसीलिए हम लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट भी कर रहे हैं। 2016 और 2018 में पीएसएल का टाइटल इन्होंने जीता, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने 2017 का टाइटल जीता, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2019 का टाइटल जीता था। ये तो आपने कुछ 2019 तक के टाइटल्स बताए हैं, लेकिन कराची किंग्स ने 2020 में पीएसएल का ताज अपने सर पे सजाया था। मुल्तान सुल्तान्स की बात करें 2021 में इन्होंने टाइटल जीता था, और पिछले साल ये रनर अप थे। और लाहौर कलंदर्स की बात करें तो ये गुज़िश्ता साल मुल्तान सुल्तान्स को हरा के पीएसएल चैंपियन होने का एजाज हासिल कर चुके हैं। अच्छा, ये जो हमारी सारी अचीवमेंट्स है ना, ये इस प्यारे खूबसूरत पाकिस्तान की वजह से, हमारे प्यारे मुल्क की वजह से है। और इस मुल्क में इनको बनाने में, इसको फिर निखारने में जिन लोगों का हाथ रहा, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह
اللہ हम उनको लोग सलामत रखे बिल्कुल और जो दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद आमीन, करे। आमीन। मैं एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने जी। वाली हूँ जिनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी। जब पाकिस्तान बनने की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो हम बिल्कुल। कभी नहीं भूलते उनकी खिदमत। जो तहरीक पाकिस्तान चली थी ना, पाकिस्तान बनाने की तहरीक, उसके बहुत एक वोकल, बहुत सरगर्म रुकन थे सरदार अब्दुल रब निश्तर। उनकी जी, आज 65वीं बरसी बनाई जा रही है। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम लोगों ने हिस्ट्री जब पाकिस्तान की उठा के देखें तो इनका किरदार खास तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत करीबी साथी उनके थे। इसी हवाले से ये रिपोर्ट है जी हसन नासिर सिद्दीकी साहब की, वो देखते हैं। सरदार अब्दुल रब निश्तर का शुमार तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमाओं में होता है। वो 13 जून 1899 को पेशावर के एक मजहबी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी अब्दुल हन्नान बरतानवी राज के खिलाफ जिद्दोजहद करने वालों में मुमताज़ समाजी शख्सियत की हैसियत से जाने जाते हैं। सरदार अब्दुल रब निश्तर ने इब्तिदाई तालीम क्रिश्चियन मिशन स्कूल से हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से BA और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB किया। सरदार अब्दुल रब निश्तर खिलाफत तहरीर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दस्त बाजू बने, जबकि क़याम पाकिस्तान की तहरीक में एक अजीम रहनुमा बनकर उभरे, जिसकी वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दस्त रास्त भी रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने वज़ीर इत्तलात और वज़ीर मवासलात के ओहदे पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में सरदार अब्दुल रब निश्तर ने अहम किरदार अदा किया। वो 1949 से 1951 तक पंजाब के गवर्नर भी रहे। सरदार अब्दुल रब निश्तर की खिदमत के अतराफ़ में मुल्तान का निश्तर मेडिकल कॉलेज और पेशावर का निश्तर हॉस्पिटल उनके नाम से मंसूब किया गया। सरदार अब्दुल रब निश्तर 14 फरवरी 1958 को इंतकाल कर गए। उनकी खिदमत के अतराफ़ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमा होने की वजह से उन्हें मज़ार क़ायद के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। जनाब ये रिपोर्ट खिदमत थी जी। और जिस तरीके से बताया गया, पहले भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी साथी थे, इसीलिए निश्तर मेडिकल कॉलेज और निश्तर हॉस्पिटल भी जो है उन्हीं के हिसाब से रखा गया है, उन्हीं के नाम पे। बिल्कुल जी। और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर तुर्किया, ठीक है, इस बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम जरा टेक्नोलॉजी की बात कर लें, जिससे आप तक खबरें पहुंचती हैं नजर, अच्छी प्यारी सी, और आप शेयर भी करते हैं हमारे साथ। कभी हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, फिर उसके बहुत सारी डायमेंशंस, जैसे आजकल चैट GPT पे बड़ी बात हो रही है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इंफॉर्मेशन की दुनिया है और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए भी है और राइट इंफॉर्मेशन चाहिए। एग्जैक्टली। तो हम लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म तो था गूगल पे आप लोग सर्च करते थे और आप लोगों को पता चल जाता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ता था। सो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनी है, इन्होंने लॉन्च करने लगी है चैट GPT में अब सब्सक्रिप्शन आप लोग हासिल कर सकेंगे, जिसकी माहाना फीस होगी $20। अच्छा, इससे पहले ये फ्री था और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने चैट GPT डिटेक्ट एक सॉफ्टवेयर भी बना लिया, जिससे ये डिटेक्ट हो सकेगा कि क्या आपका जो भी रिसर्च पेपर है, जो भी आपने काम किया हुआ है, क्या आपने चैट GPT से हेल्प ली है, तो अब आप पकड़े भी जा सकते हैं। अगर आप फीस दे के भी काम करें तो आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम्स हैं, आपने रिसर्च प्लेजरिज्म की आप बात कर रहे हैं, यस, तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपने क्या करना है कि जनाब मेहनत करनी है, सारी इंफॉर्मेशन निकाल के खुद उस पर काम करना है, दैट इज वेरी नेसेसरी। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आपको पता है दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है? चाइना कितनी तरक्की कर गया है, दुनिया में और बहुत कुछ चल रहा है। जिस तरीके से हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया है, उसी तरीके से इंटेलिजेंस को मजीद मजबूत बनाने के लिए चीन में बहुत ही कमाल की चीजें होना शुरू हो गई। हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में, जहां पर भी हम लोग डॉग फोर्स का तो हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है, और हॉर्स फोर्स का भी हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि चीनियों ने अब मंशियात फरोशों के खिलाफ इकदाम उठाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए गुलहरी फोर्स भी शुरू कर दी है। वेरी नाइस। और ये जो गुलहरी फोर्स है, ये क्या करेगी कि जनाब ये जिस तरह स्निफिंग डॉग्स काम करते हैं ना, तो ये जो दस्ता पूरा तैयार हुआ है, ये बताएगा कि यहाँ पे मंशियात पकड़ी गई है या पकड़ी जा सकती है, मौजूद है, तो इसकी डिटेक्शन आसान होगी। अच्छा, इससे पहले भी एक काम हो चुका है नजम, इससे पहले ये हुआ है अमेरिका में
हुआ क्या कि जो कॉकरोच होते हैं उनको बैग्स के साथ, जो जिस तरह कोई कुदरती आफत आती हैं, कोई बिल्डिंग्स गिर जाती है ना, तो कॉकरोचेस के ऊपर छोटे छोटे कैमरास लगा के उनको बिल्डिंग के अंदर भेजे। और फिर ये काम चूहों पे भी हुआ। चूहों का था, उनको बैकपैक लगाया जाता है, वो बैकपैक में कैमरा लेके जाते हैं, लेकिन कॉकरोच के ऊपर छोटा सा कैमरा फिक्स किया गया। तो ये दो चीजें डिफरेंट जगहों पे हो चुकी हैं। छोटा सा ही कैमरा कर सकते हैं लेकिन ये चूहों वाला बिल्कुल मैंने भी देखा था, बैकपैक है आदमी इंसानों की तरह। क्या बात है। लेकिन ये वो मतलब कि ना छोटी छोटी जगहों पर हम लोगों ने देखा अक्सर गाड़ी की जगह पे या घर में ऐसी जगहों पे छुपाई जाती हैं ये चीजें कि उन्हें पकड़ना एक आम इंसान के लिए जरा मुश्किल होता है। लेकिन इनकी अल्लाह की तरफ से इतनी कमाल की हिस्स बनाई गई है सूंघने की, खासतौर पर गुलहरी की, इसलिए जब उनको छोड़ा जाएगा, और पहले 6 गुलहरियों के दस्ता भी तैयार हो चुके हैं जो अमली तौर पर अब मैदान में उतार दिया गया है। तो इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ जरूर शेयर करेंगे। और इसके अलावा नजम, जो कॉकरोच है ना, जैसे बिल्डिंग्स गिरती हैं तो अंदर पहुंचने का कोई तरीका नहीं होता, पता चले कि उस मलबे के नीचे क्या है, तो कॉकरोच बिल्कुल छोटी सी नैरो स्पेस से भी जा सकता है उसके अंदर। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। एक और बहुत अच्छी चीज अब मुझे जहन में आ रही है, और वो है पाकिस्तान, हमारे खूबसूरत पाकिस्तान। इतनी खूबसूरत हमारी कल्चरल बेल्ट है, चाहे जहां पर भी आप चले जाएं, लेकिन उसी को मजीद निखारने के लिए हमें अल्लाह ने 4 मौसम दिए। और सर्दियों में जब बर्फबारी होती है और उन बर्फबारी पे जब आप स्कीइंग करते हैं या चेयर लिफ्ट से नजारा लेते हैं, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इस्लामाबाद से चंद घंटे की ड्राइव पे सवात के नजदीक मालम जब्बा एक खूबसूरत मकाम है, सयाहती मकाम, जहां पर आजकल रंगा रंग तकरीब जारी है, स्नो फेस्टिवल चल रहा है, विंटर फेस्टिवल्स की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। तो इसी हवाले से हम लोग रिपोर्ट देखते हैं जी, बता रहे हैं शौकत अली अपनी इस रिपोर्ट में, देखिए। सतह समंदर से 9,200 फुट की बुलंदी पर वाक़या जन्नत नज़ीर वादी मलम जबा में आसमान से गिरी सफ़ेद मोतियों से हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी फैल गई। हसीन मनाजिर देखने के लिए मुल्क भर से कसीर तादाद में सयाह वादी मलम जबा पहुँच गए। बुलंदवाला और सरसब्ज़ पहाड़ों के दामन में रिवायती मौसीकी पर नौजवानों ने सर्द माहौल को गरमा दिया। We are just here to see the Malam Jabba. This is my first experience and we love it. I'm really glad to see कि यहाँ पर इन लोगों ने सारा स्की इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं। मैंने ये भी सुनने में आ रहा है कि और मुल्क भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। काफ़ी जोश जुनून नज़र आ रहा है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। मौसम काफ़ी ठंडा है और जब आए हैं तो बर्फबारी भी हो रही थी, तो ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बर्फबारी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त फेस्टिवल जनाब, फेस्टिविटी बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि बहुत चीज़ें हो रही हैं, और वैसे भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं उसकी खूबसूरती को भी 4 चांद लग जाते हैं। और उसके अलावा स्कीइंग होती है और स्नो को देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, कुछ पुरानी चीज़ों का जिक्र कर लें। एक कदीम दरख्त ऐसा दरियाफ्त हुआ है जो इंजीर का दरख्त था। इसकी ख़ास बात क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ख़ास बात ये जनाब कि ये उल्टा दरख्त है और ये अभी तक फल भी देता है। वेरी स्ट्रेंज। उल्टा दरख्त है और फल देता है। हाँ। ये इटली के शहर बेकुली की करीब एक कदीम महराब है, और ये बायाए नामी आसार कदीमा में एक कदीम महराब बनी हुई है जो कहा जाता है कि रोमियो, ठीक है, उस दौर से बनाई गई थी और आज भी ये फल दे रही है। वेरी नाइस। अब देखें कि इतने साल गुजरने के बाद भी अल्लाह ताला ने कहते हैं ना इंसानों की उम्र 100 साल तक हो सकती है या 110 साल होती होगी बहुत भी, ये दरख्त देखें सदियों से मौजूद है और आज भी फलदार दरख्त। ये अल्लाह की कुदरत है। और अल्लाह ने इतना खूबसूरत लैंडस्केप हमारे पास, वो कहते हैं ना कि जमीन पे जिंदगी क्यों पॉसिबल है, हाँ। ये कुछ वजह है, इसीलिए अल्लाह ने वो राज अभी तक पोशीदा रखे हुए हैं कि यहाँ पर जिंदगी चल रही है। इंसान चरिंद परिंद जिस तरीके से हैं उसी तरीके से दरख्त उग रहे हैं। हम लोग देखें इतना खूबसूरत, जब इंसान को ना इससे और यकीन मुकम्मल होता है, पुख्ता होता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा नजम, एक ब्रेकिंग न्यूज़ अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पे तुर्किया और शाम के जो ज़लज़ला मुतासरीन हैं उनकी इमदाद के लिए सामान रवाना हो चुका है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ये सामान जो है वो रवाना किया गया है। और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर तलहा महमूद और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हामिद हमीद ने भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये इस वक्त एक चार्टर्ड फ़्लाइट है जो अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है सीरिया दमिश्क, और
इस वक्त हमारे जो मुख्तलिफ चार्टर्ड प्लेन और सामान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है, जिसमें सीरिया भी है, टर्की भी है, और हमारी रेस्क्यू टीमें भी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो टर्की गई थी रेस्क्यू टीमें, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी की है और काफ़ी उसमें जो मदद इमदाद कर सकते थे वो की है। इस वक्त जो ये सामान जा रहा है, इस वक्त ये चार्टर्ड प्लेन है और इसके अंदर खैमे हैं, ब्लैंकेट्स हैं, इसमें मेडिसिन्स हैं, और इसके साथ साथ हमारी कुछ टीमें भी जा रही हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो मेडिकल से है, जो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकें, और उसके साथ साथ खिदमत के हवाले से भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं। ये जो इलाका जहाँ पर मेन ये अर्थक्वेक आया है, इसमें जो सीरिया का इलाका है, जराबलस है, अज़ज़ है, ये वो इलाके हैं जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा इससे पहले भी ज़्यादातर मुहाजिरीन यहाँ पर रह रहे हैं, जो सीरिया के अंदर प्रॉब्लम हुआ। और इसी के साथ बॉर्डर के दूसरी तरफ कैरमन मानश है, गाज़ियानतेब है, किलिस है, उर्फा है, इन इलाकों में भी सीरियन मुहाजिरीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बॉर्डर के इस तरफ भी, बॉर्डर के उस तरफ भी। तो इस हवाले से जो तबाही आई है ख़ास तौर पे सीरिया के अंदर, वो मेन जो नज़दीकी शहर हैं इदलिब और हलब, ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। और इससे पहले भी ये इस इलाके के अंदर जो है ये वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टेड रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुहाजिरीन हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी दुआएं हैं इनके साथ। सीरिया भी हमारा ब्रदर कंट्री है, टर्की भी हमारा ब्रदर कंट्री है, और हमेशा इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के बुरे वक्त में, चाहे 2005 का ज़लज़ला है या 2010 का सैलाब है या 2022 का जो सैलाब गुज़रा, और उसके अलावा भी कभी कोई आफत आई है, तो हमारे ये ब्रदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं ये हमारे साथ खड़े रहे हैं, इनकी हुकूमतें हमारे साथ खड़ी रही हैं। हम भी इनके साथ इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है, उसके बावजूद हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं, सीरिया के बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, तुर्की के जो वहाँ पर इलाके के अंदर जो तबाही आई है वहाँ उन लोगों के लिए। और ये इस चीज़ की दलील है कि पाकिस्तान जो है वो इंसानियत के नाम पर खड़ा होता है, चाहे उस किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम आए वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो उसकी मदद इमदाद करता है। बहरहाल हमारी दुआएं इन लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला जो लोग वो फौत पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत करे, जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी दे, और जो नुकसानात हुए हैं अल्लाह ताला इसका कोई बदल अता फरमाए। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का ये इनिशिएटिव था कि चूँकि जब भी पाकिस्तान पे कोई कुदरती आफात आई है तो हमेशा हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने, हमेशा दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर इमदाद की है। आज वहाँ पे अर्थक्वेक आया है और वहाँ के लोग पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की हुकूमत को देख रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सेकंड मैं समझता हूँ कि वहाँ पे चार्टर तैयार है जो जा रहा है, और वहाँ के लोगों के जो अर्थक्वेक के मुसीबत ज़दा हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे वो इस वक्त आपकी छोटी छोटी इमदाद के मुंतज़र हैं, जिस तरह के पाकिस्तान की हुकूमत ने और हमारे इस मौजूदा जो आजकल क्राइसिस भी चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी प्रायोरिटी के साथ ये चीज़ें तय की हैं कि ये कुदरती आफात कभी भी किसी भी जगह, किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सानिया हो सकते हैं। तो आज हमारी मेडिकल टीम और अपनी रेस्क्यू टीम वहाँ पे जा रही है, जो इंशाअल्लाह ताला उनकी वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनकी भरपूर मदद करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का उनके साथ जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, उसको मजबूत करने के लिए ये जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनके इस दुख में, इस मुसीबत की घड़ी में
उनकी मदद फरमाएं। और हमारी भी यही ख्वाहिश है, कोशिश है कि अल्लाह ताला हमें भरपूर ये सआदत नसीब फरमाए कि हम उनके यहाँ पे काम आ सकें। बहुत शुक्रिया। जी, आप लोग देख रहे थे इस वक्त वफाकी वज़ीर सेफ्रॉन सेंटर तला महमूद और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हामिद हमीद इस वक्त मौजूद थे एयरपोर्ट पर, और जो चार्टर प्लेन्स गए हैं उस हवाले से वो बात कर रहे थे, जो रेस्क्यू के यहाँ से तमाम तर अपने बरादर मुमलिकत सीरिया और तुर्की के साथ पाकिस्तान खड़ा है, उस हवाले से यहाँ से इमदाद का सामान भेजा। और साथ ही साथ वो ये बता रहे थे जिस तरीके से 2005 में तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है बरादर मुल्क होने की हैसियत से, 2010 के सैलाब में उसी तरीके से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख़ास तौर पर ये चार्टर प्लेन, मेडिकल की फैसिलिटीज़, रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल करके यहाँ से पहली खेप भी जा चुकी है और अब भी दोबारा यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू है। दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान करे। आमीन आमीन। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, ज़ाहिर है इससे डील करना नामुमकिन है, ज़ाहिर है इसके स्टार्ट जाने में भी टाइम लगेगा। अच्छा, ये जो मसाइल होते हैं ना, इस तरह की कुदरती आफात, ये डिप्रेशन लेके आती हैं, लेकिन डिप्रेशन के कुछ और भी कॉजेज होते हैं। ये तो ऐसी आफात होती हैं कि जो जिनको हम रोक नहीं सकते, इससे हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन डिप्रेशन की जो और रीजंस होती हैं उसमें एक सबसे बड़ी वजह जिसको हम निगलेक्ट करते हैं वो है फ़ज़ाई आलूदगी। इसकी वजह से डिप्रेशन से मुतासर होने का खतरा मजीद बढ़ जाता है, और ये अमेरिका में एक रिसर्च हुई है जिसमें बिल्कुल जी, और हार्वर्ड DTH ये स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है जिसने ये रिसर्च की है, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तहकीक में तवील अरसे तक फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा जगह पर रहने वाले और ख़ास तौर पर बुढ़ापे में डिप्रेशन की तशख़ीस के दरमियान ये ताल्लुक़ का जायज़ा लिया गया है, और 89 लाख अफराद जो उनका डाटा लिया गया जिसमें से 15 लाख अफराद की डिप्रेशन की तशख़ीस हुई है। सो इस वक्त आप लोगों को जो बार बार कहा जाता है कि फ़िज़ाई आलूदगी ना फैलाएं, ठीक है, दरख्त लगाएं, उससे आपका माहौल दोस्त काम किया करें। आप लोग गाड़ियों के भी, जिन लोगों के इंजन्स में प्रॉब्लम है, जो बाइक्स में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाएं, ताकि इससे बहुत सारे, हम लोग तो सिर्फ ये समझते हैं कि सूंघने में प्रॉब्लम होगी या एनवायरनमेंट आलूदा नजर आएगी, लेकिन इसके अलावा कितने सख्त नताइज हो सकते हैं वो हमने आप लोगों को और बताया। बचपन से हम एड्स भी देखते थे ना कि धुआं छोड़ती गाड़ियों को बंद करें, उनको ठीक करवाएं, धुआं आपके लिए कितना मुज़िर है। और इसके अलावा भी आलूदगी की जो खैर कई इकसाम है, जैसे आप पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं, आपको बायोडिग्रेडेबल बैग्स यूज़ करने चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में आप छोटे छोटे कदम आप लोग ले सकते हैं, और ये माहौल दोस्त जो है ना वो हो सकते हैं। आप खुद भी और दूसरों को भी तलकीन करें इस हवाले से। और नजम, सिर्फ मसला हमारी ज़िंदगी में एक ये नहीं है, एक बड़ा मसला जो आजकल हम डील कर रहे हैं, डिप्रेशन, फ़ज़ाई आलूदगी, ये सारी चीज़ें तो है, इसके साथ जो बड़ा मसला है वो है इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज़म, जिस पे हम रोज़ाना बात करते हैं। इसके सदबाब के लिए कुछ सजेशंस हम कोशिश करते हैं कि हमारे सामने आ सकें कि हम वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आने वाले कुछ सालों में अपनी आने वाली नस्लों को इस एक्सट्रीमिज़म से, इंतहा पसंदी से, या जिसको हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कहते हैं, उससे बचा भी सकें, और वो लोग इसके अगेंस्ट कैसे काम कर सकते हैं और आने वाले दौर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और अब हम लोग ना अक्सर हम लोग डिबेट करते हैं, लेकिन अब वो वक्त है कि हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुला के पूछने का मकसद ये होता है कि सोल्यूशन क्या निकलेगा। एग्जैक्टली, मसाइल के हल पे बात करनी होती है हमें। सो इसी हवाले से आज भी जो हमें एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर अतिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर मैम, इटसेल्फ ये टॉपिक जो है वो हम लोग पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक सुनते साथ आपके जहन में क्या आता है, और क्या इसका सही वक्त है इसको डिस्कस करने का या बच्चों को पढ़ाने का? नजम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास तौर पे हमारे लिए तो इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जिस एज ग्रुप के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास एज ग्रुप आता है वो नौजवान बच्चे हैं, 19-20 साल से लेकर 22-23 साल। वो एक ऐसी उम्र है कि जिसमें आपको किसी भी किस्म के रुझान, वो मस्बत है या मनफी है, उसका शिकार होना एक ऐसी उम्र है कि उसमें आप आसानी से उसका शिकार हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में स्कूल लेवल पे भी, लेकिन ख़ास तौर पे इस एज ग्रुप में यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों की तरबियत की जाए, और जो मनफी असरात हैं इंतहा पसंदी के, दहशत गर्दी के, उनको ज़ाइल किया जाए असातिज़ा के थ्रू, तालीम के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू। और असातिज़ा को ट्रेन किया जाए कि वो किस तरह से क्लास में अपने जो तालीमी निसाब है उसके साथ साथ वो बच्चों के जहनों को किस तरह से मस्बत रवैयों की तरफ डाल सकते हैं, और कैसे उनके जहन से जो है वो
इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के असरात को ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, हम तो अपने तालीमी निज़ाम में छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमारा मज़हब हमें अमन का दर्स देता है। हम ग़ज़वा बदर का जिक्र करते हैं, ग़ज़वा खंदक का जिक्र करते हैं, हम उसमें बताते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आते थे। ख़वातीन पे वो कहते थे कि आपने हाथ नहीं उठाना, और जंगी कैदियों को भी पढ़ाने के काम पे लगाते थे। हमारा मज़हब तो हमें ना जुल्म की तरगीब देता है, ना उसको इनकरेज करता है। फिर उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो किस तरह एक्सट्रीमिज्म की तरफ माइल होता है और किस तरह वो मस्जिदों में जाके या बच्चों के स्कूलों में जाके धमाके कर देते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारा मज़हब जो है वो अमन का दीन है, और हमारे मज़हब में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमें इस तरफ राग़िब करे। ये तो एक गलत एसोसिएशन बिल्ड कर दी गई है कि एक ख़ास मज़हब के साथ इस तरह के रवैयों को जोड़ दिया गया है, वरना पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो बड़े एडवांस जो ममालिक हैं वो भी दहशत गर्दी का शिकार हैं। और आप ये तो एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है, और हमें बाहैसियत मुसलमान, क्योंकि हम अपने मज़हब को जानते हैं, हम कुरान के पढ़ने वाले, हम उसके मतलब को जानते हैं, अगर हम भी इस नैरेटिव का शिकार हो जाएंगे तो फिर हमारे पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हम हैं जिसने इस नैरेटिव को गलत साबित करना है, और हमने जो है वो अपने रवैयों के ज़रिए और अपने एक्शन के ज़रिए इस नैरेटिव को गलत साबित करना है। तो ये एसोसिएशन को तो मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ कि ऐसी कोई एसोसिएशन का शिकार ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को नहीं होना चाहिए। ये एक बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए और इसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जहाँ तक बात रही कि मदरसों में या मजहबी तालीम, तो वो भी एक गलत रवैया है या एक गलत सोच है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप इस वक्त देख रहे हैं, आप अमेरिका जो कि एक इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि पिछले एक डेकेड में, एक दहाई में जो है वो इंतहा पसंदी के कितने वाक़यात हुए हैं कि नौजवानों ने जो है वो मैस किलिंग्स हुई हैं, मैस शूटिंग्स हुई हैं स्कूल्स में और इस तरह के इदारों में। बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा डायनामिक्स हैं जो ख़ास तौर पे नौजवानों के उसके ऊपर असर कर रहे हैं, और इसमें मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन अनासर को देखने की ज़रूरत है कि ऐसे क्या अनासर हैं जो अदम बर्दाश्त का रवैया नौजवानों में परवान चढ़ रहा है, या वो इस तरफ इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, ये देखने की ज़रूरत है। मैम, बिल्कुल आपने पहले अपनी बात में जो टीचर्स की वर्कशॉप का जिक्र किया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिक्र किया था, ये बहुत एक अहम नुक्ता है। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप बात करें कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं उनको हम लोग ट्रेन करें, या ये सेकेंडरी एजुकेशन में ही पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है। एक ये, और दूसरा अभी अभी आपने बात में कहा कि ऐसे अनासर जो हैं, ये अनासर की भी थोड़ी बहुत निशानदेही अगर आप कर दें। देखिए, सबसे पहले टीचर्स ट्रेनिंग की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में तमाम लेवल्स के ऊपर जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब छोटा होता है वहाँ से वो स्कूल से उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू होती है, तो वहाँ से जब आप उसमें मस्बत रवैये उसमें डालेंगे, उसमें बर्दाश्त, उसमें एक दूसरे के जो नुक्ता नज़र है उसकी रिस्पेक्ट, और मुख्तलिफ जो डाइवर्सिटी है वो किसी किस्म की भी है, वो रिलीजियस है, वो एथनिक है, वो कल्चरल है, लिंग्विस्टिक है, उसके लिए टॉलरेंस, उसके लिए स्पेस जो है जब आप प्रमोट करेंगे तो इसका मतलब है कि बच्चा एक छोटी उम्र से ही ऐसे मस्बत रवैये लेके जो है वो पल बढ़ रहा है। और यूनिवर्सिटी में तो ख़ास तौर पे असातिज़ा को भी एक ख़ास स्ट्रक्चर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो जो ग्रोन अप बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पास बच्चे जो हैं वो चारों सूबों से आते हैं, मुख्तलिफ कल्चर से आते हैं, और वो एक बहुत डाइवर्स क्लास होती है। हो सकता है स्कूल लेवल पे बच्चा अपने ही लोकल स्कूल्स में होता है तो उतनी डाइवर्सिटी नहीं होती, यूनिवर्सिटी पे बहुत डाइवर्सिटी होती है। तो उस वक्त जो है उस डाइवर्सिटी के ऊपर आपने कैपिटलाइज करना है, उसका मस्बत तरीके से इस्तेमाल करके, ताकि आपके जो स्टूडेंट है उसको अपनी क्लास के अंदर उसके साथ पॉजिटिवली डील करना आए। तो टीचर्स जब ट्रेंड होंगे कि उन्होंने अपने बच्चों में ये रवैये कैसे परवान चढ़ाने, तो वो आप देखेंगे कि उसके असरात आप देखेंगे जो लॉट आपकी मार्केट में लॉन्च होगी एज प्रोफेशनल्स, उनके एटीट्यूड और उनके बिहेवियर में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। हम देखते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान भी अब एक गैप आ चुका है। टीचर्स को नहीं पता होता कि स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है, वो क्लासरूम से बाहर निकलता है क्या करता है। हम यूनिवर्सिटीज़ में मार पीट के, अदम बर्दाश्त के बहुत ज़्यादा वाक़यात देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की लड़ाई होगी छोटी छोटी सी बातों पर, इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। ये इनटॉलरेंस कैसे पैदा होती है? यूनिवर्सिटी लेवल पे आके तो तबीयत में
ठहराव भी आना चाहिए, उनका जो तौर तरीका है वो थोड़ा सा सस्टेनेबल होना चाहिए कि वो दूसरे की बात सुने, फिर उससे आर्ग्यूमेंट करें ताकि वो लड़ाई झगड़े की तरफ बात ना जाए। लेकिन मामलात इतने बिगड़ जाते हैं कि फिर वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं, फिर वो मीडिया पे आती हैं, फिर वो नेशनल लेवल पे डिस्कस होती हैं। तो इस नहज तक हम कैसे पहुंच जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि जब यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं वो मुख्तलिफ माहौल में पल बढ़ के यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो इस वजह से वो डील नहीं कर सकते कि अगर दूसरे जो ग्रुप है या दूसरे इलाके के बच्चे हैं उनका अपना एक ख़ास नुक्ता नज़र है, अपनी एक ख़ास आइडेंटिटी है, और हो सकता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में बड़े पॉजिटिव हैं। क्या तो आपको ये उनका फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है? उनका फैमिली और एजुकेशनल के साथ साथ उनका सोशल कल्चरल बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है। ठीक है। हम पाकिस्तान एक बहुत डाइवर्सिटी का मुल्क है, तो जब हम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं तो हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बड़ा स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। तो उस वजह से अगर ज़रा सी भी कोई दूसरा उस आइडेंटिटी के बारे में कोई रिमार्क पास कर दे, कोई जोक कह दे, कोई स्टेटमेंट दे दे, तो हम उसको बहुत पर्सनल ले लेते हैं और उस बारे में बड़े जज्बाती हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम बच्चों के इस तरह के लड़ाई झगड़े, डिसिप्लिन कमेटीज़ हैं, डिफरेंट तरह की कमेटीज़ हैं, स्टूडेंट्स अफेयर्स बहुत बड़ा सेक्शन होता है यूनिवर्सिटी में, जहाँ बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, जहाँ बच्चों को समझाया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है। ऑफ कोर्स हम ये आइडियल एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि बच्चे जब यूनिवर्सिटी में आएंगे तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, ये इनएविटेबल है, ये नेचुरल है, ये होगा। फिर यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं इस तरह के चीज़ों को डील करने के, मैनेज करने के, बच्चों की काउंसलिंग करने के इंडिविजुअल लेवल पे भी, और यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट तरह के सेमिनार्स का भी इनेकाद करती हैं जहाँ पे बच्चों को हम बताते हैं कि आदम बर्दाश्त जो है वो नहीं होनी चाहिए, टॉलरेंस कैसे आप अपने अंदर बर्दाश्त कैसे पैदा करें। मेरा यही सवाल था अगला आपसे कि टॉलरेंस के लिए प्रैक्टिसेस क्या ज़रूरी हैं इस वक्त? कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये बहुत अच्छी बात सलमा ने की थी कि डिबेटिंग सोसाइटीज़ हुआ करती थी, और डिबेटिंग सोसाइटी में शायद यही सिखाया जाता था कि अगले की जो नुक्ता नज़र है उसका एहतराम करना है। जी बिल्कुल ऐसे। और फिर आपने दूसरी चीज़ का जिक्र किया, वाकई में इस्लामाबाद में ख़ासतौर पर अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर तो हम लोग पूरे मुल्क से आए हुए लोग हैं और पूरे मुल्क से यहाँ पर आके जमा होती हैं, तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें एक फैक्टर आपने डिस्कस किया कि फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपको लगता है इसमें सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर भी है? बिल्कुल है, सोशियो इकनॉमिक भी है, सोशियो कल्चरल भी है। इकनॉमिक फिर क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी में जो लॉट आती है वो, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये एक पैटर्न बन चुका है कि एक ख़ास इकनॉमिक तबके से डिपेंड करता है फ़ीस की अफोर्डेबिलिटी पे कि किस तरह की लॉट आपके पास आती है, तो वो उतना डिफरेंस नहीं होता। लेकिन ये होता है कि आपके कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात का जिक्र करना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी से पहले तक बच्चे अपने ही इलाके के स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो एक ही किस्म का कल्चर, लोग और एक उनकी रवायात एक जैसी होती हैं। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में आते हैं और उनका जो तसादुम होता है वो दूसरे कल्चर्स के साथ भी होता है, और उसमें थोड़ी बहुत जोक्स भी आते हैं और थोड़ी बहुत इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर उनके साथ कैसे डील करना है वो उनको समझ नहीं आती। लेकिन अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी में 4 साल कंप्लीट करते हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, वो बहुत हद तक वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं और उनको डील करना आ जाता है इस डाइवर्सिटी के साथ। ये शुरू के 1-2 साल में थोड़ा इशू होता है, लेकिन जैसे ही वो 3-4 साल में जाते हैं उनके रवैये में बहुत तब्दीली आ जाती है, तो ये बड़ी मुस्बत बात है। और डॉक्टर साहिबा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल हेल्थ या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कितने मैटर करते हैं इन रवैयों में? बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हमारे यहाँ तो जो वालिदैन हैं उनका बच्चों के साथ एक दोस्ती का, रिश्ते का जो कॉन्सेप्ट है अब बढ़ रहा है, लेकिन कुछ पहले दहाइयों में ऐसा नहीं था। वालिदैन के साथ एक ख़ास तौर पे वालिद के साथ एक फासला, एक रोब का जो सिलसिला है वो होता था। अब ये चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब आपकी अपने वालिदैन के साथ कम्युनिकेशन, हर बात उनके साथ शेयर करना, किसी भी किस्म का कोई पहलू है जो आपका मुस्बत है, वो नेगेटिव है, तो अपने वालिदैन के साथ वो कम्युनिकेशन स्पेस जो है वो शुरू से आपकी जो जहनी और जो आपकी नफ्सियाती सेहत है उसके लिए बहुत ज़रूरी है।
मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो पिछले डेकेड्स में काफ़ी हद तक इग्नोर होता रहा है, लेकिन अभी मीडिया का शुक्रिया, अभी ये हर तरफ जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाता है, तो मेरे ख्याल में माशरे में काफ़ी तब्दीली आ रही है। और ये और ख़ास तौर पे जिन वालिदैन का अगर इस तरफ नहीं भी, मैं कहती हूँ अगर उनकी अटेंशन नहीं भी है, तो उनको ख़ास तौर पे इस तरफ ध्यान देना चाहिए बच्चों की। हम बच्चों के ग्रेड्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनके ड्रेसिंग, उनके गेटअप के बारे में, लेकिन उनकी जो जहनी और नफ्सियाती सेहत है उसके साथ, उसके लिए भी हमें उतना ही परेशान होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए। और हमें ऐसे रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करने की एज वालिदैन, एज टीचर्स हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि हम देख सकें कि ये बच्चा किसी जहनी या नफ्सियाती परेशानी से गुजर रहा है। मैम, ये जो रेड फ्लैग की आपने बात की है, ये हमें फिर भी दूसरे के अंदर शायद नजर आ जाएं। अपने रेड फ्लैग्स को कैसे हमने पहचानना है? ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप एक्टिविटी करके देख लें, किसी से पूछें कि आप अपनी एक खामी और 4 खूबियां बता दें, वो 4 की बजाय 8 बता देंगे। एक खामी तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और जब आप किसी दूसरे में देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर भी तलाशना होगा कि क्या मेरे अंदर भी कुछ ऐसा रवैया मौजूद है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं कि आप अपने आप को, ठीक है किसी दूसरे के सामने नहीं, लेकिन अपना जायज़ा ले सकते हैं। तो मैम, ये डिबेट फिर यहाँ पर आ जाती है कि ये तमाम मसले मसाइल जो हम इंतहा पसंदी की बात करें, मजहबी ख़ास तौर पर, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का डायरेक्शन क्या है? देखिए, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के आप अपने अंदर जो हैं, आप हर इंसान के अपने कुछ ना कुछ असूल होने चाहिए, कुछ हदें होनी चाहिए, कुछ लाइंस होनी चाहिए। रेड लाइंस हैं, ये हमने क्रॉस नहीं करनी। वो आपकी इखलाकियात के हवाले से, आपके एक्शंस के हवाले से, आपकी ज़ाती फैमिली की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सोसाइटी, आपके माशरे, आपकी कौम की तरफ आपने किस तरह से बिहेव करना है। तो अगर आपने अपनी वो हदें मार्क की हुई हैं और आप उन हदों को क्रॉस नहीं करते, पूरी कोशिश करते हैं, एक आध बार कर भी लें तो अगली बार और स्ट्रांगली कमिटेड हो जाते हैं कि हमने नहीं करनी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बंदा है कि जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि जो अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज मार्क करना जानता है और फिर उनके साथ कमिटेड होना जानता है। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहिबा ऐसी होती हैं जो एक बच्चा माशरे से अडॉप्ट कर रहा होता है ना, उसका घर का माहौल भी मैटर करता है। वो सब्जी की दुकान पे जाता है, उससे किसी ने कैसे बात की वो भी मैटर करता है। वो स्कूल जाता है, वहाँ पे बच्चों ने कैसे उसके साथ सलूक किया, फिर टीचर का सलूक किया था, ये सारी चीज़ें मिलकर उस बच्चे को बना रही होती है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो करिकुलम में क्या पढ़ रहा है, निसाब में क्या है, वो कौन सी बेसिक चीज़ें जो हम अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएं तो हम रवैयों पे बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले कुछ अरसे में करिकुलम पे बहुत हवालों से काफ़ी काम हुआ है कि आप ख़ास तौर पे जेंडर के हवाले से कि कैसे जेंडर रोल्स जो हैं वो आप अपने करिकुलम में प्रमोट करते रहें और आप कहाँ पे उसको रिवाइज होने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में बच्चे बहुत छोटी उम्र से जो तस्वीरी कहानियाँ हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में, इस्लामियात में, पाक स्टडीज़ में या हम एथिक्स के सब्जेक्ट्स में उनको पढ़ाते हैं, उनमें जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, अगर उनको आप या उनके जो हीरोज़ हैं वो कौन हैं, करिकुलम में किस तरह की आप जो है वो स्टोरीज़ देते हैं, उनको किस तरह का जो लिटरेचर है उसका एक्सपोजर देते हैं, तो वो अनकॉन्शियसली उनकी माइंड पे और उनके रवैयों पे बड़ा असरअंदाज होता है। और आप कैसी किस आजकल जो है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वो आप किस तरह का ऑनलाइन कंटेंट का एक्सपोजर देते हैं बच्चे को, तो वो कंटेंट बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर क्रिएट करता है। तो वो बड़ा वॉचफुल होने की ज़रूरत है कि आपके अभी देखें ये जो प्ले स्टेशन हैं और इनमें जो गेम्स हैं उनमें फाइटिंग है, एक्शन है, मारदाड़ है बहुत ज़्यादा, तो पुरतशद्दुद रवैये हैं, तो उसमें भी हमें बड़ा वॉचफुल होने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को एक बैलेंस जो है वो बिल्कुल ही कमज़ोर ना हो, थोड़ी सी उसके अंदर एक्शन की भी दिलचस्पी रहे और उसके साथ साथ उसके अंदर एतदाल पसंदी जो है वो हर चीज़ में जिस तरह दीन में है वैसे ही एतदाल होना चाहिए हर जगह पे मौजूद। मैम, एक लास्ट सवाल, जब आपने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि ये सब तो आपके अंदर तभी आएगी जब आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होगी जी। तो एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए, और ख़ास तौर पे इसको रिलेट करें ज़रा करिकुलम के साथ, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने, मुझे याद है कि जानवरों से रिलेटेड जो है वो स्कूल्स के अंदर शुरू कर दिया है अब। तो जब आप जानवर के लिए भी तर्स और रहम और उसके साथ कैसे हेल्पफुल होना है जब वो कर रहे हैं, तो इंसान तो फिर एक इंसान है। बिल्कुल ऐसा ही है।
دیکھیں بات کریکولم کی آپ کر رہے ہیں، تو ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو کام ہیں اپنے کہ انہوں نے کس طریقے سے دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہونا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہیلپ فل ہونا ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے ہیلپ فل ہونا ہے، وہاں سے یہ ذمہ دار رویے، چھوٹے چھوٹے ایکشن، بیبی سٹیپس کی جیسے آپ نے بات کی، اس سے پروان چڑھتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنے کام اور اپنے ساری چیزوں کی ذمہ داری بھی لے، اور معاشرے کی طرف جیسے آج کل گرین ویکس ہیں، ٹری پلانٹیشن کے ویکس ہیں، انوائرمنٹل پروٹیکشن کی واکس ہوتی ہیں. میرے خیال میں یہ ایسے سٹیپس ہیں کہ جو بچے میں بڑے خوبصورت طریقے سے اس کے اندر اس کے معاشرے کی طرف اس کی ذمہ داری، اس کے انوائرمنٹ کی طرف اس کی ذمہ داری، اور آج کل خاص طور پہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کی جو ایک اس کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کی جو ضرورت ہے وہ بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم کس طرح بچوں کو شروع سے ذمہ دار بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ان کو کوئی بہت بڑے گلوبل لیول پہ رول وہ ان کا بنتا بھی نہیں ہے اور وہ پلے بھی نہیں کر سکتے، لیکن انڈیویجول لیول پہ جو رول آپ پلے کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو سکھانی شروع کریں، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے جانوروں سے متعلق نجم نے بات کی کریکولم کی، تو بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ جانور کو پتھر نہیں مارنا، اس سے محبت کرنی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے رویے آپ کی زندگی میں بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں اور یہ ایج کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عطیہ انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت زبردست گفتگو رہی، اور بات کا لب لباب یہی ہے کہ جب آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے رویے ہیں جو بچپن میں جو عادتیں ہمارے اندر پختہ ہو جاتی ہیں. ہم نے چھوٹی سی چیز ایک بار سنی، پھر ہم نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، بے شک وہ غلط پریکٹس ہو، پھر وہ ایکسٹریمزم، انتہا پسندی، انٹالرنس، جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، یہ رویے ہمارے اندر اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو بہت اچھی بات ہم لوگوں نے کل بھی دیکھی اور آج بھی، کہ انڈیویجول لیول پر ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ریڈ فلیگز دوسروں کے نظر آ جاتے ہیں لیکن اپنے اندر جھانک کے ہم لوگ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. سو آج سے ہم لوگوں نے رات کو سوتے ہوئے یہ پریکٹس اگر ہم لوگ اپنا لیں کہ صرف اور صرف اپنا سیلف انالیسس کریں کہ آج کے دن ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی ہے اور کل ہم نے یہ دہرانی نہیں ہے، تو آدھی زندگی تو ویسے ہی بہتر ہو جائے گی. اور ویسے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے دوست کے ساتھ ایک ڈائری شیئر کریں، وہ آپ کی برائیاں لکھیں، آپ اس کی برائیاں لکھیں، یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. یہ بھی اچھی پریکٹس ہے بالکل. ویل ہم لوگ پڑھتے ہیں بریک کی طرف، کیونکہ اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے جس طریقے سے ہمارا امپورٹنس ہے ایجوکیشن، ویسے ہی ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. سو بریک کے بعد واپس آئیں گے، کہیں مت جائیں، ہمارے ساتھ. ایک بار پھر سے آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے. ہمارا دوسرا ٹاپک ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اور ہیلتھ پہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بات کریں کیونکہ بیسک نیسیسٹی ہے، ضروری ہے کہ جس طریقے سے ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے ویسے ہی دوسرا فیکٹر ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے. ہیلتھ کے اندر ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے، کل جس طریقے سے ہم لوگوں نے کارڈک کے حوالے سے بات کی، اور آج ہم لوگ بات کریں گے اینڈوکرینالوجی کے حوالے سے، اور ان کے اندر جو ان کی انڈر لائن پرابلمز آتی ہیں، جتنے بھی گلینڈس کے پرابلم ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پہ پیٹیوٹری. یہ ایک گلینڈ ہے جو بڑا مشکل نام ہے، پیٹیوٹری یا پیٹیٹری. ٹھیک ہے، یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ صحیح اس کی پروننسیشن بھی کیا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ دماغ کے اندر ایک گلینڈ موجود ہے جو آپ کی پوری باڈی کے ہارمونز اور ڈفرینٹ جو گلینڈز ہیں، جس کے اندر آپ کے تھائرائڈ کا بھی آتا ہے، اس کو ڈیل کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ڈائبٹیز کے بھی تھوڑے بہت پرابلمس جو ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک سینٹر بھی چلا رہے ہیں، دی ڈائبٹیز سینٹر، جہاں پہ ہارمون ڈیزیزز کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے اور ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسجد حمید صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ان مسائل کو ہم کیسے ڈیل کریں. ویری گڈ مارننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ لوگوں نے بلایا. سر ہم ہارمون ڈس آرڈرز پہ بات کرنے والے ہیں اور ہم تھائرائڈ گلینڈ کا بھی ذکر کریں گے، لیکن ایک بڑا مشکل نام نجم نے لیا تھا. میں چاہتی ہوں سب سے پہلے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اصل میں ورڈ ہے کیا اور اس سے کیا پرابلمس ہوتے ہیں. جی، اس کا نام ہے پیٹیوٹری گلینڈ. تو پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے وہ برین کے اندر ایک گلینڈ ہے، چھوٹا سا. ٹھیک ہے. اور یہ ایسے ہارمونز پروڈیوس کرتا ہے جو کہ آپ کی باڈی کی گروتھ کو مینٹین کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی گروتھ جو ہے وہ رک جائے، شارٹ اسٹیچر جسے ہم کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی ہے. تو یہ پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے وہ گروتھ ہارمون بناتا ہے. اسی طرح سے دوسرا ہارمون ACTH ریلیز کرتا ہے، اور ACTH کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر ہائپووالیمیا لائک کنڈیشن، جسے ہم ایڈیسنس ڈیزیز کہتے ہیں، اور جس کے اندر مریض جو ہے بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ TSH ہے, TSH وہاں سے آتا ہے تو تھائرائڈ کو کنٹرول کرتا ہے, اور جس کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہائپر تھائرائڈ یا ہائپو تھائرائڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس اس میں سے ہارمون آتے ہیں لیوٹینائزنگ یا LH ہارمون اور فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون, جن کی زیادتی یا ایکسس کی وجہ سے ریپروڈکشن کے پرابلمس آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے بالکل خوبصورت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کا ٹیسٹوسٹیرون جسم کے اندر بن ہی نہیں پا رہا, تو یہ ہارمون وہاں سے ایبسنٹ ہو گیا. اسی طرح سے دوسرا ہارمون جسے ہم پرولیکٹن کہتے ہیں, پرولیکٹن جو ہے وہ دودھ بنانے والا ایک عورتوں کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے, جس کے ذریعے پریگننسی کو مینٹین کیا جاتا ہے, اور جس کی ایکسس کی وجہ سے عورتوں کے اندر ہیڈ ایک اور منسٹریشن پرابلم یا ایمنوریا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے مختلف یہ ہارمونز پروڈیوس کرتے ہیں. اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اس کے بغیر انسان کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ سفر کرتی ہے, اس کی گروتھ, اس کی مینٹیننس, اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. سر یہیں سے ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. توانائی کی بچت کا وعدہ نبھائیں, معیشت بچائیں, ملک چلائیں. ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. ہم لوگ بات کر رہے ہیں اینڈوکرینالوجی اور پیٹوٹری گلینڈز کے حوالے سے. پیٹوٹری یس. ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے ابھی ذکر کیا تو کل جب میں اس ٹاپک کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں فوری طور پہ یہی دو لفظ ہے, ایسٹروجن اینڈ ٹیسٹوسٹیرون. تو کیا ان کی گروتھ کنٹرول کی جا سکتی ہے اگر کوئی فنکشننگ میں پرابلم آ جائے تھرو پیٹوٹری گلینڈز؟ جی بالکل. جتنے بھی دیکھیں اینڈوکرینالوجی کی خوبصورتی یہ ہے کہ یا تو یہ ایکسس ہارمون پروڈکشن سے ہوتی ہے, اور جن کو بھی ہم یا تو دوائیوں سے یا سرجری سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جو لیک آف ہارمونس ہیں وہ ہارمون جیسے آپ ڈائبٹیز میں انسولین دے کے ریپلیس کرتے ہیں, تھائرائڈ کے اندر تھائروکسین دے کے ریپلیس کرتے ہیں. اسی طرح سے کسی کے اندر اگر ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے تو ہم ٹیسٹوسٹیرون باہر سے دے سکتے ہیں. ایسٹروجن جو ہے تو ڈاکٹر صاحب ایک پھر میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے دیٹ از گائنیکومیسٹیا. ویری گڈ. تو گائنیکومیسٹیا کیوں نہیں پھر ریپلیسیبل ہے اگر ٹیسٹوسٹیرون جو ہے آپ اس کا لیول بڑھا سکتے ہیں اور ایسٹروجن کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گائنیکومیسٹیا کے اندر سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ اس کا ریزن کیا ہے. ہارمون کی ایکسس ہے اور ہارمون کی کمی ہے. تو ان ہارمون کو اگر مثال کے طور پر ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے تو اس کے اندر بھی گائنیکومیسٹیا ہو جائے گا. اگر ایسٹروجن کی زیادتی ہے پھر بھی گائنیکومیسٹیا ہو جائے گا. تو جب ہم ان ہارمون کو ریپلیس کریں گے تو اس کے اندر اس کی گروتھ میں فرق ضرور آئے گا. اسی طریقے سے جب یہ گائنیکومیسٹیا ان ہارمون کی ایبسنس کے علاوہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر لوگ کاسمیٹک وجہ سے یا کوئی اس کے پیچھے کینسر ریزن ہے تو اس کے اندر اس کی گروتھ کو روکنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ہم کاسمیٹک سرجری وغیرہ کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر, پیٹوٹری گلینڈ اس میں پرابلم کس ایج میں آتا ہے؟ ارلی ایج میں بھی آ سکتا ہے, پیدائشی بھی ہو سکتا ہے, یا صرف ایلڈر؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر ایک گلینڈ ہے وہ اپنے فنکشن کر رہا ہے, اگر فنکشن نہیں کر رہا مثال کے طور پر کسی کا ریئرلی پیٹوٹری گلینڈ ڈیولپ ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور کسی کا اگر ڈیولپ ہوا ہے مثال کے طور پر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے اندر اس کا گلینڈ خراب ہوا جس کو ہم پیٹوٹری ایپوپلیکسی کہتے ہیں. اس کے مطلب کہ اس کا جو گلینڈ ہے اسی کی بلڈ سپلائی انفارکشن ہو گئی, ختم ہو گئی. تو اسی طرح سے جتنے ہارمون آ رہے تھے وہ ختم ہونا شروع. اور اگر کسی کا یہ گلینڈ ڈیولپ ہی نہیں ہوا تو وہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہے, اس میں کیا سمٹمز آتے ہیں؟ یہی سمٹمز ہو گئے کہ جس کے اندر لیک آف دیز ہارمونس ہوں گے. جی تو اس میں پھر ایک گلینڈ ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمپٹی سیلا سنڈروم
تو اس کے اندر یہ اپنے جو ہارمونس ہیں یا اس کے اندر وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہا اس طریقے کے ساتھ. تو ان ساری کنڈیشنز کے ساتھ ہم ان لوگوں کے پہلے ہسٹری لیتے ہیں, ایگزامن کرتے ہیں, ان کے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, یہ جتنے ہارمون میں نے کہے, اور اس کے بعد پھر ایم آر آئی اسکین کرواتے ہیں. ایم آر آئی اسکین کے اوپر زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ یا تو کوئی ٹیومر پکڑا جاتا ہے جو کامنسٹ ریزن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی انفیکشن ہو گیا, ٹی بی ہو گیا, کوئی اور فنگل انفیکشن ہو گیا, کوئی بچوں کے اندر بھی ٹیومرز پائے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر ان کی ڈائگنوزز اور فردر مینجمنٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک جیسے ٹیومر ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں ایکرومیگلی, تو اس میں اس گروتھ ہارمون کا ایکسس ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر پیبرٹی سے پہلے ایکسس ہو گیا تو وہ جیانٹزم ہو گیا, اور اگر فیوژن آف بونز ہو چکی ہے 25 سال کے بعد ہو رہا ہے تو پھر اس مریض کی ایکرومیگلی ہے. ایکرو مینس بڑا, ہاتھ بڑے ہو گئے, منہ کے کورس فیشیل فیچرز ہو گئے, فور ہیڈ بڑا ہو گیا, مینڈیبل بڑھ گیا, ہیڈ ایک ہونے لگ گئی, اس طرح کی چیزیں. تو ڈاکٹر صاحب کازز تو تھوڑے بہت آپ نے مینشن بھی کر دیے, لیکن اس کے اور کوئی کازز ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سمٹمز کیا شو ہوں گے پھر؟ دیکھیں جی, اس کے اندر جو کازز ہیں اس کے اندر ریئر میٹابولک ڈیزیزز بھی آتی ہیں, ڈیجنریٹو چینجز بھی آتی ہیں, ٹیومرز بھی میں نے کہا آ گیا, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ بھی آ گیا, اور اس کے علاوہ یہ فیمیلائل بھی ہو سکتے ہیں, آٹوسومل ڈومیننٹ ہم کہتے ہیں, جیسے ایکرومیگلی ہے تو کچھ ریئرلی ایک خاندان کے اندر سارے بچے اس طرح سے ہو گئے. جی سر, کیونکہ یہ باڈی میں ڈفرینٹ چیزوں کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ گلینڈ, تو کیا یہ دل, جگر یا گردے کے لیے بھی مسائل پیدا کرتا ہے؟ جی جی جی, مثال کے طور پر جیسے ہم ایکرومیگلی کی بات کر رہے ہیں تو گروتھ ہارمون اگر بڑا ہے, آپ کے ہاتھ بڑے ہو گئے, آپ کا دل بھی بڑا ہوگا, آپ کو ہارٹ فیلور کی بھی شکایت ہو جائے گی, آپ کا ناک گلا بڑا ہو گیا تو آپ کو سلیپ ایپنیا ہوگا, ہیڈ ایک ہونی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو شو جو ہے وہ پہننا مشکل ہوگا, آپ کے لیے جوتے کا سائز 9 سے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کی پروگریسو چینجز ان دا فیس, اگر آپ 11 سال پہلے پکچر لیں گے اور 11 سال بعد دیں گے تو ہیوج ڈفرنس ہوگا. جی تو ڈاکٹر صاحب اس بات سے تو ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے اللہ نے آپ کے اندر موجود رکھی جس سے آپ پوری باڈی کی فنکشننگ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو پھر سائنس اس کے حوالے سے کیا ریسرچ کر رہی ہوگی کہ یہ تو سپر ہیومن اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کانسیپٹ پہ ہم لوگ جا سکتے ہیں؟ جی, اس کے اندر مسلسل ریسرچ ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے جو ٹریٹمنٹ ہیں. لیکن پھر وہی میں بات کروں گا, بیوٹی آف اینڈوکرینالوجی آئیدر ایکسس اور ڈیفیشنسی دیٹ وچ کین بی مینیجیبل, سب سے اچھی چیز. اچھا سر, ایک اور امپورٹنٹ بات کہ یہ تو ہم بات کریں پیٹیوٹری گلینڈ کی, لیکن نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری باڈی میں جو زیادہ تر چیزیں ریگولیٹ ہو رہی ہیں وہ ہمارے تھائرائڈ سے ہو رہی ہیں. تھائرائڈ میں تھائرائڈ جن چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے اس میں, اور پیٹیوٹری گلینڈ جن چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے, اور ان دونوں کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ جو ہمارا پیٹیوٹری کے اوپر بھی ایک ہمارا ہائپوتھیلمس ہے, وہاں سے ہمارے ریلیزنگ فیکٹر ہوتے ہیں, وہاں سے جو باڈی کے اوپر ہارمونوں نے کنٹرول کرنا ہے وہ پھر پیٹیوٹری سے آتا ہے, جیسے ٹی ایس ایچ ہے. اب اگر آپ کا ٹی ایس ایچ بڑا ہوا ہے تو آپ کا T4 جو ہے وہ کم ہوگا, اور اسی طرح سے اگر آپ کا ٹی ایس ایچ سپریس ہے تو T4 بڑا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ کنٹرولنگ میکانزم وہاں سے آ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو ہائپو تھائرائڈ ہے تو آپ کو فیشیل پفینس ہوگی, آپ کا ویٹ بڑھے گا, آپ کو ٹائرڈنس ہوگی, آپ کو کانسٹیپیشن ہوگی, ڈرائینس آف دا اسکن ہوگا, سلیپ اپنیا ہوگا, کارپل ٹنل جو ہینڈ انگلیاں ہوتی ہیں. اگر ہائپر تھائرائڈ ہے تو نروس, فجٹی اور ویٹ لاس, ڈائریا, اس طرح کی چیزیں آپ کی ہوگی. میاں سے لڑائی, بچوں سے لڑائی. اچھا, مطلب موڈ سوئنگز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ساتھ ہی ذکر کیا تھا, ہم آف ایئر تھے, بیڈ ویٹنگ کے حوالے سے, اور اس کو آپ نے جوڑا تھا کسی خاص ٹائپ آف ڈائبٹیز سے. جی, وہ ذرا بتائیے گا ڈاکٹر. دیکھیں, ڈائبٹیز انسیپیڈیس ایک ہوتی ہے, ڈائبٹیز ملائٹس جو کہ شوگر کی ڈیزیز جو نارمل ہم لوگ دیکھتے ہیں, اور اسی طرح سے ڈائبٹیز انسیپیڈیس ہے, یہ پھر پیٹیوٹری کا پرابلم ہے. پیٹیوٹری کے 2 پارٹ ہیں, ایک انٹیریئر ایک پوسٹیریئر. جو پوسٹیئر پیٹیوٹری ہے یہ 2 ہارمون بناتا ہے. ایک جو ہے وہ ADH جس کو ہم اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کہتے ہیں, اور دوسرا ہم کہتے ہیں آکسیٹوسن. آکسیٹوسن جو ہے یہ لیکٹیشن میں اور دوسری چیزوں کے اندر کام کرتا ہے. تو اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون جو ہے یہ آپ کے پیشاب کے پورے میکانزم کو کنٹرول کرتا ہے. اگر اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون نہیں بن رہا تو بچہ یا بڑا مسلسل پیشاب
करता जाएगा और फिर उसके अंदर भी वही पोलीफेजिया, पोलीयूरिया, इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो मतलब कि जब हम लोग ऑपरेशन की तरफ जाते हैं और ऑपरेशन के बाद अक्सर वो बैकबोन में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए आपका जो है ना वो अक्सर कैथेटर पास करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक। अच्छा सर, बच्चों में जब प्रॉब्लम होती है, एक तो ये जो डायबिटीज़ का आपने कहा कि जो बेड वेटिंग की आदत होती है, क्या फौरी तौर पे बच्चों को डायबिटीज़ टेस्ट करवाना चाहिए, एक? और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम है ये हमारी कितनी पॉपुलेशन में है और कितने लोग इससे अवेयर हैं? क्योंकि लोग बाकी डायरेक्शंस में तो जाते हैं, बाकी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कॉमन प्रैक्टिस नहीं है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाए। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और बच्चों के अंदर जो बेड वेटिंग है इट्स क्वाइट कॉमन, और इसके अंदर बच्चों के लिए वालिदैन को डॉक्टर से रजू करना चाहिए और इसमें सबसे पहले यूरिन का टेस्ट करवाना चाहिए, इन्फेक्शन को रूल आउट करना चाहिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को रूल आउट करना चाहिए। इस तरीके से बच्चे के अंदर डायबिटीज़ को आपने जैसे फरमाया कॉमन है, आजकल हम यंग बच्चों के अंदर डायबिटीज़ देख, उनको एक्सक्लूड करना चाहिए। लेकिन जब बच्चा बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है और उसका वज़न कम हो रहा है और उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट करते हैं और फिर उसको चेक करते हैं, फिर उसके दूसरे हार्मोन्स की टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें इस चीज़ को पकड़ा किया जाता है। और फिर मज़े की बात यह है कि इनको फिर हम छोटी सी टैबलेट देंगे तो वो एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है वो बाहर से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब कि ये तो मुझे ये समझ आ रहा है कि आपको रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, कभी जोड़ों में दर्द हो जाता है जो आप फील करते हैं, कभी आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, कभी आपकी कोई हार्ट डिजीज़ निकल आई, कभी जिगर का, मतलब कोई भी फंक्शनिंग है, सो ये आप मेडिकल स्पेशलिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की कंडीशंस जो हैं वो उनके लिए एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़ के अंदर फैटी लिवर बहुत कॉमन है, इसी तरह से हेडेक जो है वो एक्रोमेगली के अंदर मरीजों के अंदर हो सकता है, साइनोसाइटिस भी एक कॉमन सा रीज़न है, थायराइड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। सर, हमारी जनरल पॉपुलेशन के लिए आप थोड़ा सा ये भी बता दें कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की डोमेन में कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, ताकि वो लोग जो इस स्पेशलिटी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते उनको पता हो कि उनको कब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर सारे ग्लैंड्स जो है उनको हम ट्रीट करते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जो कॉमन है, आपने फरमाया थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, जिसमें मैंने मुख्तलिफ चीज़ें आपको बता दी, ऑस्टियोपोरोसिस जो लोगों के अंदर बोन फ्रैक्चर का रीज़न बनता है, ये हमारी उस डोमेन में आता है। इसी तरीके से जो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है वो एंडोक्राइन के पास आती है। इसी तरीके से एक्रोमेगली, जो पीरियड्स का मसला है, पॉलीसिस्टिक है, ये सारे कंडीशनें जो हैं वो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो। सर, इनमें से दो कंडीशन जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, इसके लिए तो लोग ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाते, और जैसे खवातीन तो ज़्यादातर मिसाइल के लिए समझती हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट। नहीं, यही गलती है। आर्थोपेडिक के पास जाना ये है जिनका फ्रैक्चर है। ओके, ठीक है। देखें, वो तो उस चीज़ के ना, कोई बोन की डिफॉर्मिटी है, वो आर्थोपेडिक का काम है। हमारा काम है आपको ये बताएं कि आपका फ्रैक्चर होने वाला है, हम आपको उससे बचा सकते हैं। और यकीन रखें कि हर 5वीं औरत को फ्रैक्चर का रिस्क है, हर तीसरे बंदे को फ्रैक्चर का रिस्क है 50 साल की एज के बाद। 50 साल की एज के बाद हर बंदे को फ्रैक्चर का रिस्क है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद साहब आपके आने के लिए, और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। ठीक है, इस हवाले से भी हमारी जनरल पॉपुलेशन को भी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी, तो हम लोगों ने बात की पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हवाले से, और ये यकीन माने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस हवाले से। कुछ भी मुझे नहीं पता था इतना। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता है मुझे वो भी नहीं पता थी, बड़े मुश्किल बीमारियों के नाम, रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स निकल रहे थे कि ओ फिर तो ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। वेल, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे और दो बहुत ही होनहार पाकिस्तानी बच्चों से आपको मिलवाएंगे। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ से ज्यादा उनकी बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ता है। बच्चों की खातिर बाज़ औक़ात आपको अपने कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ता है। अंदरून शहर के कीमे वाले नान, उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता।
مسجد وزیر خان میرے دل کے بہت قریب ہے. وہاں پہ جو آپ کو جا کے سکون حاصل ہوتا ہے وہ میں چاہتی تھی کہ میرے بچے بھی ایکسپیرینس کریں تاکہ انہیں ریئلائز ہو کہ دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے گھر اور ٹیلی ویژن کے علاوہ. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا اپنا بچپن دوبارہ سے اس کی یاد تازہ کر رہی ہے. اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میری امی کیوں کہا کرتی تھی کہ جب تم ماں بنو گی تب تمہیں سمجھ آئے گی. اور کچھ سکھایا ہو یا نہ سکھایا ہو, میں نے اپنے بچوں کو کمپیشن ضرور دیا ہے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت, آپ کا ہر قدم پاکستان کے لیے اہم. انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں. قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. ویلکم بیک جی. ہمارا چلڈرن اسپیشل سیگمنٹ اور اس میں دو ننے منے سے سٹار ہمارے ساتھ موجود ہیں, طیب کیانی اور اقصیٰ کیانی. آج کل انگلینڈ کرکٹ کاؤنٹی میں بہت زیادہ چرچے ہیں ان کے, چھوٹے چھوٹے سے ہیں دونوں فاسٹ بالر. میں تو سن کے حیران رہ گئی کیونکہ اس ایج میں میں نے کرکٹ نہیں کھیلی, مطلب وہ جو تھوڑا بہت انٹرسٹ پیدا ہوا وہ بھی بڑے ہو کے ہوا. اور یہ اتنی زبردست تھرو ہے ان کی, اتنی زبردست بالنگ کرا رہے ہیں, ویری امیزنگ. اور میری بڑی اسٹرینج بات یہ بھی ہے کہ دونوں بہن بھائی ہیں
اور اقصا بھی بہت اچھی پلیئر ہے, مطلب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کو 2 اچھے پلیئرز ملنے والے ہیں. بالکل جی, انشاءاللہ پاکستان ٹیم کو انہی جیسے ہونہار بچوں کی ضرورت ہے, اور انٹرنیشنل بڑے ان کے چرچے ہیں جی. ہاں انٹرنیشنل, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ باہر کی دنیا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا کمال کا ٹیلنٹ موجود ہے. کینٹ کے اندر یہ لوگ کھیل رہے ہیں ان کی ٹیم کی کاؤنٹی کرکٹ میں, اور یس انڈر 15 میں. اور میرا نہیں خیال کہ اس ایج میں بچوں کا اتنا رجحان ہوتا ہے, پراپرلی فوکسڈ ہوتے ہیں وہ کسی بھی گیم کے لیے. تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں جی اقصا کیانی اور طیب کیانی سے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسی ہیں اقصا آپ؟ ٹھیک ہیں, تھینک یو سو مچ. دونوں میں سے زیادہ بات کون کرتا ہے؟ آپ بھی ان کے حصے کی بات کریں گے. اچھا, سو سب سے پہلے پھر آپ ہی بتائیں کہ کب سے کرکٹ کا جو ہے وہ شوق ہوا اور کب پراپرلی سٹارٹ کیا پروفیشنلی؟ میں 8 سال کے تھا جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کیا, اور میں نے کینٹربری کے کلب میں کھیلا تھا, اور میں نے ٹرائلز دیا تھا ایسٹرن وائکنگز کے لیے. ٹھیک ہے, کیا, اور وہ ڈسٹرکٹ لیگ کا ٹیم تھا, اور میں اندر تھا اس کے اندر, اور میری بہن وہ کینٹ کاؤنٹی کی پلیئر تھی, ٹرائلز دیا اس نے. ماشاءاللہ. اور میں چاہتی ہوں اقصا آپ خود بھی تھوڑا سا بتائیں, اور ایک کمپلیمنٹ میں دینا چاہتی ہوں, ان بہن بھائی کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں, دونوں کی گرے آنکھیں, بلو یونیفارم, دونوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. اچھا اقصا, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کب سیکھا, کتنا کھیلا اور کہاں سے سیکھا؟ میں لگتا ہے میں 10 سال کی تھی, اور میں کلب کے لیے کھیلی تھی, پھر میں نے ٹرائلز دیے کینٹ کے لیے, پھر میں 2 سال کے لیے میں نے کینٹ میں کھیلے, پھر ابھی میں صرف کینٹ کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کس سے انسپائر تھے اور کرکٹ کس کو دیکھ کے شروع کی؟ میں ڈیڈی وہ ہم کو ادھر پاکستان میں بھی, انگلینڈ میں بھی جو پلیئرز آپ کو پسند ہیں؟ ہاں, پاکستان کے پلیئرز میں کون پسند ہے آپ کو, کون اچھا لگتا ہے بالر جس کو دیکھ کے آپ نے بالنگ کا ایکشن سیکھا؟ شاہین افریدی اور بابر اعظم. ویری نائس. اوکے, بابر اعظم ایز اے بیٹسمین پسند ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اور اقصا آپ کو؟ اور اقصا آپ کو؟ مجھے بھی دونوں پسند ہے. گھر میں باتیں کرتے ہیں آپ دونوں کے نہیں؟ اور ویسے لڑتے بھی ہیں آپس میں؟ ہاں. زیادہ کون لڑتا ہے, اقصا یا آپ؟ میں. اقصا آپ نہیں لڑتی؟ نہیں. بھائی سمجھ کے معاف کر دیتی ہے, ویسے ہی نہیں لڑتی؟ ہر چیز میں لیڈ جو ہے نا وہ طیب کر رہے ہیں ابھی تک جو نظر آ رہے ہیں. اچھا, پاکستان میں آج کل آپ کا کیا چل رہا ہے, کسی کیمپ کے لیے آپ لوگ موجود ہیں؟ میں ابھی ویکا کھیل رہا ہوں, ویکا ٹیم میں کھیل رہا ہوں ابھی. ہم دیکھ رہے تھے کون سا کلب ہم کھیل رہے پاکستان میں, اور ہم نے ویکا چوز کیا ہے. ہم صرف دیکھ رہے تھے کون سا کلب اچھا ہے ہمارے لیے, اور میرے ڈیڈی نے دیکھا کہ ویکا اچھا ہے, اور ہم نے ویکا چوز کیا. ہم پاکستان ادھر آئے ٹریننگ کے لیے. اور اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی پریکٹس جب آپ لوگ کرتے ہو وہاں پر بھی یہاں پر بھی, تو کچھ ڈفرینس فیل ہوا آپ کو؟ نہیں, سیم ہی تھا. یا وہ ویکا بھی بہت اچھا کلب ہے, اچھا کلب ہے, میرا فیوریٹ ہے. اور ویسے آپ دونوں پڑھتے بھی ہوں گے؟ ہاں. کیا پڑھ رہے ہیں آپ دونوں؟ ہاں, ادھر یا جہاں بھی جو بھی پڑھ رہے ہیں ہم سے شیئر کریں. میں یو کے میں پڑھتا ہوں نا, اسکول میں. اوکے, اور آپ بھی پڑھتی ہیں اقصا, تو پڑھائی کے ساتھ کھیل کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کتنا ٹائم کھیلتے ہیں, کتنا ٹائم پڑھتے ہیں؟ ہم صرف ویکینڈز میں ابھی کھیلتے ہیں کرکٹ, اور ہم اسکول بھی ابھی جاتے ہیں. ویک ڈیز میں ہم اتنا نہیں کھیلتے. پہلے دفعہ ہم ٹیوزڈے ایوننگ کو ہم کرکٹ کھیلتے تھے, اسکول کے بعد ہم کھیلتے تھے. اور اقصا آپ کب کھیلتی ہیں؟ میں اس کے ساتھ کھیلتی. آپ دونوں آپس میں کھیلتے ہیں, اپنی اپنی ٹیمیں نہیں بنائی؟ نہیں, ہم ساتھ ہی کھیلتے ہیں. اچھا اچھا, ہاں, اچھی بات ہے. چلیں, دونوں بہن بھائی جو ہے نا وہ ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ کھیلتے ہیں. مجھے آپ کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ باسکٹ بال بہت اچھی کھیلتے ہو. ہاں, میں باسکٹ بال بھی کھیلتا ہوں. تو باسکٹ بال بھی پراپر ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہو یا وہ صرف شوق کے لیے؟ اسکول کا ٹیم میں کھیلتا ہوں. اسکول کے ٹیم میں. اور دونوں میں سے زیادہ پسند فوکس کس پہ ہے زیادہ؟ کرکٹ میں. ابھی کرکٹ میں ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ کرکٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ میں اتنا وہ بھی دیکھتا ہوں, کرکٹ کا گیمز بھی کھیلتا ہوں. ویری نائس. اور دیکھتا ہوں کرکٹ کی گیمز آن لائن؟ نہیں, ہاں آن لائن نا.
اور میرا شوق تھا میں دیکھنے کے لیے اور ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کرکٹ اور میں بہت پسند ہے. اچھا میں اقصیٰ کی آواز بھی سننا چاہتی ہوں. میں پیاری پیاری آنکھیں ابھی تک دیکھ رہی ہوں, ابھی تک مجھے آواز نہیں ٹھیک سے سنائی دے رہی. اقصیٰ مجھے بتائیں کبھی کھانا بنایا ہے, ماما کی ہیلپ کی ہے کبھی؟ جی. کیا بنایا؟ میں اس کے ساتھ سالن بناتی ہوں. لائک کیا سالن؟ چکن کڑھائی, بریانی, چکن کڑھائی, سب بنانا آتا ہے آپ کو؟ میرے ماما سے مجھے صرف چکن کڑھائی بتایا کیسے ہم. وہ آپ اچھی بنا لیتی ہیں. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کھیلنا بھی ہے, آپ نے پڑھنا بھی ہے, اور ماما فرمائش کرتے ہیں کہ آج مجھے نا تم چکن کڑھائی بنا دو, ایسے ہوتا ہے؟ مینیج کر لیتی ہیں ابھی ٹائم؟ جی مینیج کر سکتی ہوں میں. اچھا اور ایکٹیویٹیز کیا ہیں کرکٹ کے علاوہ, اسکول جانے کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں گھر پہ؟ میں میرے فرینڈ کے ساتھ ہم پارک جاتے ہیں, پھر ہم فٹ بال کھیلتے ہیں. اوکے, فٹ بال ایک نئی گیم آ گئی. یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بچے فزیکل بہت ایکٹیو ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ لوگ گیمز کھیلتے ہیں. تو آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں باسکٹ بال, کرکٹ, ان چیزوں کے علاوہ؟ میں فٹ بال, کرکٹ, باسکٹ بال بھی کھیلتا ہوں. ہاں صرف تینوں سپورٹس بھی کھیلتا ہوں. فٹ بال آپ دونوں کی ہابی ہے, دونوں تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتے ہیں؟ ہاں جب میں تھوڑا سا چھوٹا تھا میں اتنا کھیلتا تھا فٹ بال. ابھی میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور بھی باسکٹ بال بھی کھیلتا ہوں اسکول میں. کلب ہے میں, ہاں میں کھیلتا ہوں اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ کرکٹ کھیل رہے ہو یا باسکٹ بال کھیل رہے ہو, کرکٹ کو آگے تک پرسو کرنے کا پلان ہے آپ کا؟ ہاں میں انشاءاللہ میں نیشنل ٹیم میں کھیلنے کا آگے جاؤں گا کرکٹ کھیلنے میں. اور ہاں میرا خواہش ہے کہ میں کرکٹ ٹیم کی جو ہے وہ کٹ پہنو انشاءاللہ. اور اچھا آپ کا پلان ہے پاکستان کی نیشنل ٹیم کو پریزنٹ کرنے کا؟ اف ناٹ پھر انگلینڈ کی ٹیم میں. اور ویسے پاکستان میں آپ کو کون ویمن پلیئرز میں پسند ہے؟ میں صرف انگلینڈ کی ٹیم, وومن ٹیم کے. تو انگلینڈ ٹیم میں کون پسند ہے؟ ٹامی وارمر. اوکے, تو وہ بالر ہیں, بیٹسمین ہیں؟ وہ آئی تھنک آل راؤنڈر ہے. بھائی مجھے تو ہماری کیپٹن بسمہ معروف بہت پسند ہے, اور پھر ہماری لیجنڈ ثنا میر, ان کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. آپ ان دونوں کو بھی ضرور دیکھیے گا, آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور آپ کا کیا پلان ہے, آپ نے فٹ بال کی طرف بھی آنا یا آپ نے کرکٹ ہی جوائن کرنی ہے؟ میں نے کرکٹ پہ صرف جوائن کرنا ہے. اور اسٹڈی کے حوالے سے ویسے آپ کی کیا ایمبیشنز ہیں, آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے؟ اقصیٰ کیا بننا چاہتی ہیں؟ میں کرکٹر میں مجھے وہ بڑے ہو کے کرکٹر بننا ہے. انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اف ناٹ میں رائل ایئر فورس میں جوائن ہوں گا. کہاں پہ؟ رائل ایئر فورس. اوکے. اور آپ؟ میں نے کرکٹ کوچ بننا ہے یا میں اسکول کے کوچ بھائی بننا کوچ ہے, چاہے اسکول کے کوچ ہو یا کرکٹ ٹیم کا کوچ ہو. لیکن بہت اچھی آپ لوگوں کی عادت ہے کہ آپ لوگ گیمز میں ان ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ لوگ نے کرتے رہنا ہے, چاہے وہاں پر کریں چاہے یہاں پر کریں, لیکن اسی طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے. بھائی پاکستانی ہے, دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے پاکستان کا نام ہوگا. بیسٹ آف لک آپ دونوں کے ایمبیشنز کے لیے, مشن کے لیے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ونس اگین. سو بڑھتے ہیں بریک کی طرف, لیکن اگلے واپس آ کے ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں بڑا ہی میرے دل کے قریب ہے. اور دل کے قریب اس وجہ سے ہے کہ ہم پاکستان کی جب خوبصورت بیلٹ کی بات کرتے ہیں, گلگت بلتستان سے شروع ہوتے ہیں, بلوچستان اتریں, وہاں سے KPK آ جائیں, KPK سے پھر پنجاب کے رنگوں میں ڈھل جائیں. اب آپ کسی جگہ ٹھہریں گے تو مجھے پتہ چلے گا ہم کیا بات کرتے ہیں. صحیح بات ہے, ہم لوگ بات کریں گے جی بس پاکستان کے کلچرز کے حوالے سے ہی بات کریں گے, اور کچھ ہینڈی کرافٹ آپ کو لوگوں کو دکھائیں گے. لیکن شامل کرتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیں. نیا ہے جذبہ, نئی ہے امنگ, خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال. دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال. کون سی کرنسی ہے اپ, کون سی ڈاؤن. معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے.
रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। توانائی کی بچت کا عہد کریں، روشن پاکستان کی بنیاد رکھیں۔ वेलकम बैक जनाब। एम्पावर्ड विमेन की बात करते हैं, वो ख़वातीन जो ना सिर्फ मेहनत करती हैं बल्कि बहुत से लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया भी बनती है, यानी अपने अखराजात भी उठाती हैं और अपने साथ बहुत से लोग भी मुंसलिक कर लेती हैं ताकि उनके अखराजात भी चलें, वो भी मेहनत करें। और इस तरह हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में अब अवेयरनेस आ रही है। अब हमारा जो इकनॉमिक सिस्टम है उसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन उन लोगों की शामिल है जो अपने तौर पर छोटे छोटे स्टार्टअप्स और बिजनेस करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि इन लोगों को बढ़ावा दिया जाए और इनको सपोर्ट किया जाए। इसी हवाले से हम लोग बात करेंगे। रूही रीत के नाम से ये पूरा सेटअप चल रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर हमारे कल्चर को प्रेजेंट कर रही हैं और इनकी जो सारा सब कुछ मैनेज कर रही हैं वो हैं मोहतरमा सादिया अब्बासी साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। बहुत शुक्रिया बुलाने का। मैम थोड़ा सा बताइएगा अपने रूही रीत के बारे में। रोही रीत है हमारा नाम, जो है इसका ट्रेडिशन ऑफ रोही डेजर्ट। वहाँ पे सारा हाथ का काम होता है, एप्लिक का, रिली वर्क का, हैंड एम्ब्रॉयडरी, सब कुछ उसमें होता है। और मुझे बेसिकली मैं एज अ प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ, बी फार्मेसी किया, एमफिल किया हुआ है, लेकिन सकाफत मुझे अपनी पसंद है। बजाय एमफिल में टीचिंग की जॉब ऑफर हुई, लेकिन मैंने कहा बजाय इसके कि मैं खुद जॉब तलाश करूँ, मैं दूसरों को जॉब के मौके फराहम करूँ। बहुत खूबसूरत। मतलब उससे फिर मैंने काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने खुद अप्रोच किया मुझे कि मैम हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं।
तो उसी तरह फिर आहिस्ता ऑनलाइन हम कर के अब अल्हम्दुलिल्लाह एक आउटलेट बनाई है इस्लामाबाद में, माशाल्लाह। तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। और ये सारा काम आप अपने हाथ से करती हैं? मैं अपने हाथ से खुद करवाती हूँ, मतलब सारा फैब्रिक परचेज करके कटिंग करके मैं भिजवाती हूँ डिफरेंट एरियाज़ में। सिंध के एरियाज़ में, पंजाब, बहावलपुर, मुल्तान, यहाँ सारा भिजवा के वो फिर वापस आता है और फिर मैं उसको सारा फिनिशिंग करके तो हम उसको। अच्छा, वैसे हमने आमतौर पे सुना था कि ये रिली वर्क जो है ये सिंध वाली साइड पे होता है, सिंध, पंजाब, बहावलपुर, इन सारी जगहों पे होता है, सारी जगहों पे होता है। और वहाँ की जो औरत है वो बाहर नहीं निकलती। जी जी बिल्कुल। तो आप फिर मेरा यही था, मतलब मोस्टली मेरे जो दूर की रिलेटिव्स हैं वो भी ये काम करती हैं, लेकिन उनको परमिशन नहीं है कि आप अपना काम लेके जाओ, सेल करो। तो उससे मैंने उनसे बात की, मुझे आप काम करके दो, मैं आगे करती हूँ, मतलब मैं आपको आपका जो आपकी ज़रूरत है वो दूंगी और मैं इसको आगे। क्योंकि मैम हम ये भी देखते हैं ना कि ये बहुत ही मेहनत तलब काम है और मेहनत के बावजूद वो रकम उन तक नहीं पहुँच सकती जितनी हम एग्जीबिशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आधी पेमेंट उनको एडवांस देते हैं, आधी मैं उसको बाद में, इवन सारे चार्जेस मैं देती हूँ, हर चीज़ का मैं उनको पे करती हूँ। और इसीलिए लोगों ने मुझे अप्रोच किया, खुद ही किया कि हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? मेरे पास एप्लिक वर्क है, रिली वर्क है, सिंधी रिली जो प्योर ट्रेडिशनल हैंडमेड है, और फिर उसी को हमने थोड़ा नए स्टाइल में किया है। जीन्स के कपड़े पे कोट्स बनवाए हैं, जीन्स के टेबल मैट्स बनाए हैं, टेबल रनर, डाइनिंग टेबल सेट्स। ये हम आपका काम कुछ दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, और कुछ चीज़ें आपके पास इस वक्त मौजूद भी हैं। तो ये जो कुछ बेड शीट्स भी हैं, उसमें कुछ पिलो कवर्स भी हैं, इसके अलावा पिलो कवर्स हैं, बैग्स हैं, ये डेनिम की जैसे आजकल की बच्चियां पहनती हैं। ये हम कोशिश करते हैं कि आपके हाथ में इस वक्त जो चीज़ें हैं वो भी दिखाएं। ये डेनिम वर्क किया हुआ है हमने, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और ये इसको फ्रंट से भी दिखाइएगा, इधर फ्रंट पे भी बॉर्डर है प्यारा सा, मतलब इतना कास्ट इफेक्टिव हो कि आपको ट्रेडिशनल भी हो और हमारी जनरेशन भी उसको पसंद करे। नो डाउट, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत काम है। और ये जो बैग्स है, मैं चाहती हूँ आप ये भी थोड़े से हाथ में उठा के दिखाएं, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। ये सारा रिली वर्क है और ये सब हैंडमेड? हाँ जी, हैंडमेड है, प्योर हैंडमेड है। ये पैच मैं बनवा के फिर वो मतलब बैग्स बनवाती हूँ उसको अपनी मर्जी से। वेरी नाइस। और कलर भी आप खुद सिलेक्ट करती हैं? कलर सब कुछ मैं कटिंग अपने हाथ से करती सब कुछ अपने हाथ से करके उनको भिजवाती हूँ, वो फिर अपना मुझे बना के देती हैं। और ये कुछ क्लच भी है, ये भी प्लीज दिखाइए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, वेरी नाइस। और ये जो हमारे रिली जैसे बनवाती हूँ तो कुछ पीसेस बच जाते हैं। सलमा, आपका मूड बन गया है? मेरा बिल्कुल मूड बन गया, मैंने बल्कि ब्रेक में प्राइस भी पूछी है उनसे कि भाई और मुझे एक हमारे बहावलपुर साइड पे होता है मुकेश का काम। मुकेश का काम? ये मुकेश का मतलब और ये कैसे हुआ है काम? ये मुकेश का मतलब वो तिल्ला टाइप उनका होता है, थ्रेड होता है, उससे ये करते हैं। फिर उसका मैंने क्लच बनाया। सूट होते हैं और दुपट्टे मोस्टली मार्केट में इस एक जोड़ के। अगर आप लड़की होते आपको जरूर पता होता मुकेश क्या होता है, बड़ा पसंद करती है बहुत ज्यादा। और फिर जैसे आजकल हमारा जीन्स चल रहा है, ये जीन्स पे मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी कराई है। वेरी नाइस। ये वैसे लड़कों के लिए भी होता है? नहीं जी, लड़के तो जीन्स नहीं पहनेंगे, ये एम्ब्रॉयडर्ड। लड़कों के लिए मेरे पास तारकशी होती है। अच्छा, वो क्या चीज़ है? तारकशी थ्रेड निकालते हैं कपड़े से और फिर उस पे मतलब पैटर्न्स बनाते हैं, छोटे छोटे से फूल जैसे कशीदा करते हैं। वेरी नाइस। कपड़े से थ्रेड निकाल लेते हैं वो। नहीं मतलब ये कोट के ऊपर की जाती है या किस चीज़ के लिए? कॉटन पे की जा सकती है, मिक्स वॉश एंड वेयर। और इंशाल्लाह जल्द आपको मिलेंगी शर्ट्स जो होती हैं जेंट्स की, उस पे तारकशी मतलब ऐसे नेक लाइन के साथ आपकी आ जाएगी हल्की फुल्की। और ये चीजें ज्यादातर लोग ऑर्डर पे बनवाते हैं या बनी हुई आपके पास ऑलरेडी पड़ी होती है? जो मोस्टली कस्टमर है वो कॉटन डिमांड करता है। ओके। लेकिन ये उस पे भी चल जाएगा, वॉश एंड वेयर मिक्स पे भी चल जाता है। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई कहे कि लेट्स सपोज किसी को जीन्स चाहिए तो साइज में प्रॉब्लम होगा, तो फिर वो ऑर्डर करेंगे कि कस्टमाइज आप बनवा सकते हो। ओके। और उसके भी चार्जेस सेम होते हैं जो पहले से बनी हुई? हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उसी रेंज में आ जाए। ठीक है। तो मैम अभी तक आपकी जो बेल्ट आई नज़र मुझे वो आई जनूबी पंजाब, वहाँ से सिंध की तरफ। और तो सिंध के लोगों ने मुझे खुद अप्रोच किया था। तो बाकी मतलब कल्चर्स को भी मिलाने का? एक दो लोगों से किया जो मेरे दूर के रिलेटिव्स थे। सिंध को लोगों ने जैसे भीट शाह से फिर कुछ लोगों ने किया, जैसे वो नेचुरल अजरक, नेचुरल डाइट अजरक बनती है, उन्होंने खुद कांटेक्ट किया कि हमने आपसे काम करवाना है, मतलब आपके साथ करना है। क्योंकि पेमेंट मैंने कभी नहीं, अगर वो उन्होंने इवन ख़राब भी हुए और बहुत ख़राब हुए मेरे पीस, मैंने उनकी पेमेंट नहीं रोकी। अच्छी बात है, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, हम क्यों किसी के उस पे वो करें। तो बाकी कल्चर्स को भी मिलाने का प्लान है? पंजाब से भी कोई पंजाबी सौगात भी हो, कोई पंजाबी? ये मुकेश आपका पंजाब से आ रहा है। और KPK की तरफ से भी कुछ आए? KPK से इंशाल्लाह
गिलगिती टोपियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और इस पे वो पर जो लगा होता है। KPK की है, DI खान में मैं पैदा हुई हूँ, मेरे फादर वहाँ प्रोफेसर थे। तो इंशाल्लाह हम पठानों को भी लेके आएंगे। और वैसे सिंध की एक रिली वर्क के अलावा अजरक बड़ी मशहूर है, और फिर वही जो मैं आपको बता रही हूँ, चोलिस्तान वाली साइड पे जो अजरक है वो लेते हैं, घर वाली साइड पे लेते हैं। वो भिटशा वाली नेचुरल डाइज से बनती है, ऑर्गेनिक डाइज होते हैं उसमें, कोई आपका केमिकल नहीं यूज़ होता, प्योर कॉटन का फैब्रिक होता है, वो भी रोही रेत पे आपको अवेलेबल मिलेगा, वो भी होता है। आज मैं लाई नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा सामान उठाने का हमारे पास। और सिर्फ आपने शॉप बना रखी है, कोई ऑनलाइन सेटअप भी है? पहले मेरा ऑनलाइन चला है 3 साल, ओके। अभी मैंने जून में आउटलेट बनाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। ऑनलाइन अभी भी चल रहा है साथ? ऑनलाइन साथ साथ चल रहे हैं, रोही रीत के नाम से। रोही रीत के नाम से, क्योंकि मोस्टली मैंने आपको बताया DI खान में मेरी पैदाइश है, तो कस्टमर मेरा वहाँ का ज़्यादा है, तो अभी पंजाब में इंशाल्लाह शुरू किया है। ऑनलाइन बिजनेस में और आउटलेट बनाने के बाद आपने क्या डिफरेंस देखा इकोनॉमिक? ऑनलाइन में आपका ये है कि थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल कम हो गया था कस्टमर का, जब आप उनको बताते हो हमारी परमानेंट आउटलेट है यहाँ पे, तो वो एक ट्रस्ट डिवेलप होता है कि आके लड़ाई कर लेंगे बाद में, आके लड़ाई कर लें। नहीं, हम उनको पहले यही कहते हैं, अगर आपको कंप्लेन आती है, ऑनलाइन भी मैंने ऐसे स्टार्ट किया, अगर आप बहुत डाउटफुल हैं, आप बेशक मुझे चीज़ वापस कर दें, पेमेंट आप रख लें, आप मुझे पेमेंट ना करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई या कोई कस्टमर आया नहीं। ठीक है। इवन हम अब मार्केट में कोई आया नहीं कि आपकी प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है। आप वेलकमिंग है अभी भी उन खवातीन के लिए जो बना रही हैं इस तरह के काम, और आपसे वो अप्रोच करना चाहती हैं, ताकि वो अगर नहीं निकल सकती हैं अपने होम टाउन से, तो आप ज़रूर आ जाएं, ज़रूर आएं। और हम तो अब जाहिर है अब आउटलेट बनाइए, हमें ज़रूरत है जितना हो, और इंशाल्लाह अगर आपके साथ काम करना चाहता है वो कैसे अप्रोच करे? तरीका नंबर है मेरा, ठीक, वेबसाइट है, फेसबुक है, ठीक है। मोस्टली तो फेसबुक पे मुझे अप्रोच कर रहे हैं, नंबर मेरा कांटेक्ट नंबर है सारा। ठीक है। और बाकी खवातीन जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, आप उनको भी मैसेज दें कि वो खुद से कैसे काम कर सकती हैं, चाहे कुछ भी उनके पास हुनर है, कुछ भी है। बस मैं तो आपको बताऊं, जब हम निकलते थे घर से बाद, मेरे अब्बू जो है वो एक बात कहते थे, खुदा पे तवक्कुल और कुव्वत बाजू पे भरोसा। बस ये एक मेन वो है, जब आपको खुद पे यकीन है, आप आगे जाओगे, रास्ते खुद खुलते हैं। और आपने एक दफ़ा खुदा पे तवक्कुल कर लिया, खुदा ने आपके रास्ते बनाने हैं। और आप यकीन करें, मैं सोच नहीं सकती थी मैं आउटलेट बना लूँगी और इतने बड़े मॉल में बना लूँगी, लेकिन अल्लाह ने रास्ते खोले और हमने किया। जब आपको खुदा पे तवक्कुल और कुव्वत बाजू पे भरोसा, नो डाउट, मेहनत में अज़मत है। और फैमिली नो डाउट होती है। हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, फादर की तरफ से, भाइयों की तरफ से, सिस्टर मेरी फोटोग्राफी कर देती हैं, वो फोटोग्राफर है, और भाई ये ऑनलाइन का सेटअप कवर कर लेते हैं। सारे घर वालों को यानी आपने काम पे लगाया हुआ है। वेरी गुड। अच्छा, ये काफी टाइम टेकिंग और मेहनत तलब काम है, तो एक बैग बनाने में कितना टाइम लग जाता है? नहीं, ये पैच जो है इसका ये तो बन जाता है, मतलब एक दिन में वो बना लेती हैं। ठीक है, उनका वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके पास काम ही उनका यही है, बिजनेस या कारोबार उनका यही है, इसी पे चल रहा है। तो ये बनवाने में फिर मैं मंगवाती हूँ, और ये लाहौर से बनवाती हूँ मैं। ओके। ये लेदर के बैग्स और वो लाहौर से बनवाती हूँ, उसमें लग जाते हैं 15-20 दिन। अच्छा, कुछ अब हमारी ऐसी भी छोटी बच्चियाँ होंगी, हमारी बहनें जो सीखना भी चाहती होंगी इस काम वो इंशाल्लाह मेरा है प्लान, क्योंकि मैंने वहाँ आगे सिंध से भी बात की है, वो कह रहे हैं बाजी आप अरेंज करो, हम आके यहाँ सिखाएंगे। बस थोड़ा सा आउटलेट पे फोकस है, वो सेट हो जाए, उसके बाद क्लासेस ट्रेनिंग का मैं इंशाल्लाह करूँगी, क्योंकि वो मुझे भी ज़्यादा इजी होगा कि मैं अपने सामने अपनी मर्ज़ी से, जैसे बंदा वो फ़ोन पे आप कन्वे नहीं कर सकते मैसेज, वो मेरे सामने जो बैठे मैं उनको प्रॉपर वो कर सकती हूँ, हाँ मेरी मर्ज़ी से उस तरह से कर। वैसे दूसरी जगह से जब प्रोडक्ट पे काम करवा के वापस मंगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ नहीं जाती? कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी नहीं है इस तरह का कि यहाँ पे ये काम हो रहा हो। जब हम अपना इंशाल्लाह बनाएंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह आपके इस कारोबार में मज़ीद बरकत डाले। बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए मैम। और यही मैसेज है आखिर में कि आपके पास कोई भी हुनर है, आप उसको कैसे अपना ज़रिया माश बना सकते हैं, वो हम लोगों ने अभी देखा। तो घबराना नहीं है, निकलें, जो भी हुनर है उसको इस्तेमाल करें। कुकिंग बहुत अच्छी होती है, और वो भी आप ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में आप? मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि कोई भी काम कर सकते हैं, तो चाहे आप चाट बना के खुद ही खा लें, है ना, ये देखिए सारे काम है, आपने बिजी रखना है खुद को, चाय बना के खुद ही पी लें। और अगर आपने एज बिजनेस इसको अडॉप्ट करना है तो इसमें कोई आर नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप घर में खाना बना के अगर आप उसको सेल करते हो ऑनलाइन, या आपको कोई छोटा सा स्टॉल मिल जाता है
تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, آپ محنت کر کے کماتے ہیں, آپ کی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے وہ, تو اس میں بالکل شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھی, بہت خوبصورت اگزامپل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. ایون ان کے جوتے خراب ہو جاتے تھے تو وہ اس کو بھی ریپیئر کر لیتے تھے. اگر ان کے کپڑے کہیں سے پھٹ جاتے تھے وہ اس میں پیوند بھی لگا لیتے تھے. تو ہم اگر اپنے ہاتھ سے کام کریں گے تو اس میں کیا شرم اور کیا آر کی بات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپکس کے ساتھ. اللہ حافظ.